जी, शुरू करते हैं हम अपना लेसन। आप लोग अपने कैमरास ऑन रखिए। आबिद साहब, आप नोट, अगर किसी का कैमरा ऑन नहीं होता तो वो फिर मुझे आप बता दीजिएगा कि किसका कैमरा ऑन नहीं है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई होप आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। हम ये जिस सब्जेक्ट पे बातचीत कर रहे हैं, क्राइसिस नेगोशिएशन, क्राइसिस इंटरवेंशन, ये हम सब ने अपनी अपनी लाइफ में पहले भी ऐसी कई सिचुएशंस देखी हुई हैं और आइंदा भी देखेंगे। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है इस वक्त हमें, अगर ये टाइम मिला है थोड़ा सा, कि हम अपनी रूटीन से, अपनी जॉब्स की रूटीन से हट के थोड़ी देर आपस में बातचीत कर सकें, कोई डिस्कशन कर सकें, कुछ एक दूसरे से सीख सकें। तो इस टाइम को मैं समझता हूँ कि हम सबको यूज़फुल बनाना चाहिए अपने लिए, बजाय इसके कि हम बस एक हाज़िरी लगा रहे हैं। और कुछ लोगों की अभी तक ये अप्रोच है, पार्टिसिपेशन कुछ लोग बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं एनकरेज करूँगा कि आप सब इसमें पार्टिसिपेट करें। आप सब इसमें अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और अपने सवालात जो हैं वो एक दूसरे से करें। अगर जिन सवालात का मैं जवाब दे सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा। अगर हो सकता है हमारा कोई कॉलीग जो है उसके पास कोई बेहतर जवाब हो आपके सवाल का, पार्टिसिपेंट्स में से कोई जवाब दे सकता है, तो मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ कि एक्टिवली इस सेशन को अटेंड करें और इसमें पार्टिसिपेट करें। देखें, ये कोई पुलिस ट्रेनिंग, स्कूल वाली ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो नहीं हो रही। आपको पता ही है कि वहाँ पे हालात डिफरेंट होते हैं। यहाँ हमने आपको बड़ा रिलैक्स रखा हुआ है, बड़ी खुली आज़ादी दी हुई है बातचीत करने की भी। और अगर आपका कोई भी सवाल है, आप किसी वक्त भी पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। और इसमें देखें, कोशिश करें कि ये एक स्किल है जो बड़ी नेसेसरी स्किल है। और अभी पुलिस के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको भी रिकमेंड कर रहे हैं सबको, इंक्लूडिंग नेशनल पुलिस एकेडमी, कि क्राइसिस इंटरवेंशन का सब्जेक्ट जहां नहीं सिलेबस में या निसाब में शामिल किया गया अभी तक, वहां शामिल किया जाए। और इसकी बाकायदा जो है वो सिमुलेशन एक्सरसाइजेस ट्रेनिंग कॉलेजेस में भी कराई जाए और रिफ्रेशर कोर्सेज भी इसके जो हैं वो कराते रहना चाहिए। बिकॉज ये वो सिचुएशंस हैं, जितनी हमने डिफरेंट किस्म की क्राइसिस सिचुएशंस के बारे में डिस्कशन की, जिसमें हॉस्टेज सिचुएशन भी है, जिसमें अक़दाम खुदकुशी भी है, धरना है, सिट इन है। ये मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस जो हैं हमें हैंडल करनी पड़ती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमने कल भी डिस्कशन की, ये जो इस्लामाबाद वाला लॉन्ग मार्च था, और एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कशन की, उसमें बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया शकील साहब ने। शकील साहब, आप हमारे साथ हैं? अपना कैमरा आपका ऑन है जी, शकील साहब? अस्सलामुअलैकुम सर। जी सर, बिल्कुल साथ हूँ। जी जी, आपने बड़ा अच्छा मुझसे सवाल किया कल कि अगर आप आईजी केपी होते तो आप क्या करते, और अगर आप डीपीओ अटक होते तो आप क्या करते। अच्छा, मैं जाहिर है कि इसके जवाब की को मैं तैयारी करके नहीं आया था। बड़ा स्पॉन्टेनियस आपका सवाल था, और मेरा मेरा ख्याल है स्पॉन्टेनियस जवाब था कि अगर मैं आईजी केपी होता तो मैं वही करता जो आईजी साहब ने किया है, और अगर मैं डीपीओ अटक होता तो मैं अपने आईजी से पूछता। ये मेरा जवाब था। उसके बाद भी दोबारा मैंने सोचा, जब लेसन खत्म हो गया, ये बड़ा इंटेलिजेंट सवाल था, और इसमें कई एक डिबेट्स और डिस्कशंस हैं हमारे सिस्टम के मुतालिक। देखें, पुलिस क्या है और पुलिस का काम क्या है, ये क्लियर होना बड़ा जरूरी है हम पे। क्या हम एक ऐसा इदारा है जो इंसाफ करता है, या हम एक ऐसा इदारा है जो कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करता है, या जो एविडेंस इकट्ठी करता है, या शवाहिद इकट्ठे करता है। अगर हम, जाहिर है पुलिस के मल्टीपल रोल्स हैं। पुलिस की लोगों की जानो माल की हिफाजत करना, प्रोटेक्शन देना, सिक्योरिटी ड्यूटीज करना, ये सब पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन जो पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है वो है तफ्तीश करना।
तो एक तफ्तीशी ऑफिसर जो है, क्या वो मुनसिफ है? क्या उसने इंसाफ करना है, या उसने सिर्फ शवायद इकट्ठे करके अदालत के आगे रखने हैं और अपनी राय देनी है? हम अमूमन अपने रोल को, ये पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि हर इदारा अपनी हद से बाहर जाके काम करने की कोशिश करता है। ये हम सब में बीमारी मौजूद है कि हम अपनी हदूद से हमेशा बाहर निकल के काम करने की कोई, तो अपनी हदूद को जानना बड़ा जरूरी है। उस सवाल पे मैं आ रहा हूं, लेकिन उसकी मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। शकील साहब, आपका मुझे इस पे फीडबैक भी चाहिए होगा। जो बातचीत हो रही है, आप लोग बिल्कुल इसमें डिस्कशन में खुल के हिस्सा ले सकते हैं। तो राइट। बात हम कर रहे हैं कि हर इदारे का एक मैंडेट है, तो पुलिस का अपना एक मैंडेट है। अब अगर तफ्तीशी अफसर जो है वो मुनसिफ बन जाएगा, तो अदालत क्या करेगी? ये अदालत में एक बहुत बड़ी डिबेट है। इवन अगर आप कोर्ट में जाते हैं, मेरे जो दोस्त जजेस हैं, उनके साथ अक्सर हमारी डिस्कशन डिबेट जो होती है, उसमें एक सवाल उठता है कि इज इट अ कोर्ट ऑफ लॉ और इज इट अ कोर्ट ऑफ जस्टिस? जो आप में से पढ़े लिखे लोग हैं, सारे ही माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, इस बात को, इस फर्क को जानने की कोशिश करें कि ये जो अदालत होती है, ये कोर्ट ऑफ लॉ होती है या कोर्ट ऑफ जस्टिस होती है? क्या जज ने कानून के मुताबिक फैसला देना है, या अदालत ने इंसाफ के मुताबिक फैसला देना है? बाज औक़ात कानून और इंसाफ में फर्क होता है। ये एक बड़ी डिबेट है। अमूमन जो लोअर जुडिशरी है हमारी, उसका ये मौकफ होता है, यानी अप टू सेशन जज, कि हमारा काम है कानून को सामने रखते हुए उसके मुताबिक फैसला करना। जबकि एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, कानून तो चलें अपनी जगह ठीक है, लेकिन इंसाफ एक अलग चीज है। हो सकता है कानून को मिस यूज करके कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के साथ ज्यादती कर रहा हो और कानून का वो गलत इस्तेमाल कर रहा हो। इंसाफ तो उसमें ये है कि उस वक्त उस शख्स से ज्यादती ना होने दी जाए। लेकिन जज भी कहते हैं कि जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि हम तो ये कानून की किताबों के मुताबिक फैसला करेंगे। लेकिन दूसरा एक व्यू है जो ज़ाहिर है हायर जुडिशरी पे ज़्यादा अप्लाई होता है, हमारे हाई कोर्ट्स पे, सुप्रीम कोर्ट्स पे, कि उन पे इंसाफ की जिम्मेदारी, यानी कवानीन, प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें अपनी जगह ज़ाब्ते मौजूद हैं, लेकिन इनसे ऊपर, वरना तो ये ज़ाब्ते एक कंप्यूटर के अंदर फीड कर दिए जाएं, ये तमाम रूल्स रेगुलेशंस एक कंप्यूटर के अंदर फीड कर दिए जाएं और उसे कहें कि इसके मुताबिक फैसला कर दो। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, वो फैसला कर देगा, लेकिन क्या वो फैसला इंसाफ पे मबनी होगा? तो इंसाफ पे मबनी होने के लिए जरूरी है कि वो फैसला कोई इंसान करे, जिसके अपने जज्बात भी हों, जिसके एहसास भी हों, जिसकी अकल भी हो, जिसका नॉलेज भी हो, और एक ह्यूमन टच जब उसके अंदर आता है, तो फिर कानून इंसाफ बन जाता है। अगर सिर्फ प्योर कानून पे हम रहें, तो शायद हम बहुत सारे मामलात में इंसाफ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप हम कानून के साथ एक ह्यूमन टच देते हैं और जज को बिठाते हैं, एक फर्द को बिठाते हैं, फैसला, एक इंसान को बिठाते हैं कि आपने फैसला करना है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो कंप्यूटर इंसान के एहसासात और जज्बात और इन चीज़ों को नहीं समझता, वो सिर्फ लॉजिक को समझता है, उसको सिर्फ मंतक की, जबकि इंसान सिर्फ लॉजिक नहीं है। इंसान के, जैसे हम बात पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं, कि अगले के जज्बात को समझने की कोशिश करें। मुज़ाकरातकार का बड़ा मेजर रोल जो है वो ये है कि अगले के जज्बात को, खासतौर पे एक्सप्रेसिव इंसिडेंट्स में, कि अगले के जज्बात को समझने की कोशिश करें। तो बतौर पुलिस अफसर भी, जैसे बतौर जज, मुनसिफ का काम है कि भाई वो इंसान सिर्फ लॉजिक का नाम नहीं है, बल्कि जज्बात का भी नाम है, अखलाकियात का भी नाम है, रूहानियत का भी नाम है, अकायद का भी नाम है इंसान। जबकि लॉजिक या अकल और मंतक सिर्फ एक पहलू है इंसान का, और कंप्यूटर सिर्फ लॉजिक को मानता है, कानून सिर्फ लॉजिक को मानता है, जबकि इंसाफ इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। तो इसी तरह बात यह है कि जब हम पुलिस अपना काम कर रही होती है, तो उस वक्त इंसाफ हमें जहन में जरूर रखना चाहिए कि हमें इंसाफ के असूलों पर कारबंद रहना है, लेकिन इंसाफ करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
हमें अपने आप के साथ या अपने ज़मीर के साथ इंसाफ करना चाहिए, लेकिन किसी केस में या किसी मामले में इंसाफ करना अदालत का काम है। हमारा काम है शवाहिद जमा करना और अपनी राय देना अद अदालत के सामने। जबकि हम जो है वो मुकदमे की तफ्तीश का फैसला करके ले जाते हैं। फैसला लिख के ले जाते हैं जज के पास। ये हमारा काम नहीं। इसी तरह ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें जैसे नेगोशिएशन प्रायोरिटीज के बारे में हमने कल पढ़ा कि जी नेगोशिएशन जब आप करने जाएं तो क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए। उसमें नंबर वन प्रायोरिटी क्या थी? सेफ्टी ऑफ लाइफ, जान की हिफाजत, और फिर उसके बाद माल की या जगह की हिफाजत। तो जान की हिफाजत, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पुलिस का सबसे बड़ा काम है। जब लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस की बात आती है तो उस वक्त हमें कानून हमें अपने सामने कौन सा रखना चाहिए? सीआरपीसी है, पीपीसी है, हमारे पुलिस रूल्स हैं। उन रूल्स के मुताबिक जो भी हमारा रोल उसमें डिफाइन किया गया है, जो इख्तियारात एक पुलिस अफसर को इन कवानीन के मुताबिक दिए गए हैं, हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी गुड सेंस और अपनी जजमेंट यूज करते हुए हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है कि अगर एक इन इवेंट है नेशनल लेवल का या सूबाई लेवल का, तो क्या उसमें एक एसएचओ जो है वो फैसला कर सकता है? वो नहीं कर सकता। कानून उसको इख्तियार देता है, तमाम सीआरपीसी तमाम इख्तियारात एसएचओ को देती है। पीपीसी तमाम सेक्शंस जो हैं उनको उनकी सजा जजा को एक्सप्लेन करती है। पुलिस रूल्स हमारे ज़ाब्ते और कवानीन हमें बताते हैं। ये तमाम चीज़ें एसएचओ को पब्लिक ऑर्डर मेंटेन के लिए, यूज ऑफ फोर्स के लिए भी ऑथराइज करती है, मुज़ाकरात के लिए भी ऑथराइज करती है, और वेरियस एक्शंस के लिए ऑथराइज करती है एसएचओ को। बट अगेन, अगर तो मसला सिर्फ उसके थाने के लेवल का है तो एसएचओ डिसीजन ले सकता है। लेकिन अगर मसला उसके थाने के लेवल से बढ़ गया है और वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे चला गया है तो फिर डीपीओ ने डिसीजन लेना है। इसी तरह मसला अगर सूबे के लेवल तक का है तो फिर आईजी ने डिसीजन लेना है। लेवल्स हैं डिसीजन मेकिंग के, उसमें फिर वो एसएचओ और उसके आईजी के दरमियान जितनी चेन ऑफ कमांड है वो सब आईजी के हुक्म के मातहत है। और अगर ज़ाहिर है आईजी से ऊपर के लेवल की बात है, नेशनल लेवल की बात है, तो फिर आपने प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान सरबराह मुमलकत या सरबराह हुकूमत की बात को सुनना। ये कानून है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं। तो लिहाजा अब कल वो जो लॉन्ग मार्च वाले इंसिडेंट में केपी पुलिस ने अपने आईजी की कमांड को फॉलो किया। आईजी ने सिटिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कमांड को फॉलो किया, क्योंकि आईजी मातहत होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, और उसने उसकी हिदायत पे अमल करना है। एक सूरत में कानून हमें राइट देता है कि हम हुक्म ना माने, और वो ये सूरत है कि अगर आपको कोई गैर कानूनी हुक्म दे दिया गया है। अगर आपका सुपीरियर अफसर, मसलन आप थाने में पोस्टेड हैं और आपका एक जो है आपका एसएचओ आता है या डीएसपी आता है और आपको कोई गैर कानूनी काम करने के लिए कहता है, यानी आप डकैती के मुलजम पकड़ के लाए हैं, अरेस्ट किए हैं आपने, आपके पास तमाम तर सबूत मौजूद हैं हर चीज के, और वो उसने पैसे ले लिए हैं और कहता है कि जी छोड़ दें। ये बड़ा नॉर्मल होता है पुलिस के अंदर काम। उस वक्त बड़ी हंसी खुशी छोड़ देते हैं सारे, हालांकि वो एक गैर कानूनी हुक्म दे रहा है। उस पे आप अड़ सकते हैं, उस पे आप लिख सकते हैं, उस पे आप हायर लेवल पे जाके अपील कर सकते हैं, और आप उसके हुक्म को मानने से इनकार भी कर सकते हैं अगर वो क्लियरली वायलेशन ऑफ लॉ है। या आपको कमांडर हुक्म देता है, एक निहत्था आदमी जिसका कोई खदशा नहीं है कि वो किसी की जान ले लेगा, या वो खतरनाक आदमी नहीं है, हो सकता है आपके कमांडर की उससे कुछ जाती दुश्मनी हो और वो कहे कि किसी सिचुएशन के दौरान या रेड के दौरान इस पे गोली चला दो, इसको मार दो, तो आप नहीं मारेंगे। यही सिचुएशंस हम सब की लाइफ में आती हैं। आपको अभी नहीं आई तो कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन लाइफ में आएगी जब आप अपने सीनियर को कहेंगे कि सॉरी, मैं आपके इस हुक्म की तामील नहीं कर सकता, क्योंकि ये अगेंस्ट, ये सरीहन कानून के खिलाफ है। कानून, सीआरपीसी, पीपीसी, पुलिस रूल्स।
या इसके अलावा कुछ लोकल स्पेशल लॉज हैं जो पुलिस के इख्तियारात से मुतल्लिक, और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को डिफाइन करने के हवाले से जो कवानीन मौजूद हैं, अगर उन कवानीन के सरीहन कोई शख्स आपको खिलाफ कह रहा है तो बिल्कुल आप रोक सकते, लेकिन एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट या आपकी चेन ऑफ कमांड कानून के दायरे के अंदर रहते हुए कोई कमांड दे रहे हैं, तो आप पाबंद हैं उस हुक्म को मानने के, हम पाबंद हैं उस हुक्म को मानने के, हम नहीं इनकार कर सकते। अब इस सिचुएशन में क्या था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इख्तियार है दफा 144 पास करना। केपी में दफा 144 का निफाज नहीं था। केपी में कोई ऐसी वायलेंस की या लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की सिचुएशन की कोई अलामात नहीं थी, इतलात भी नहीं थी कि और केपी में कोई गड़बड़ हुई भी नहीं, क्योंकि वहां तो जाहिर है एक पार्टी की मेजोरिटी थी। वो वजूहात जो भी थी, उनकी जो लोकल असेसमेंट थी कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होगा और लोगों की जानो माल जो है वो महफूज है, उन्होंने तो दफा 144 नहीं लगाई। उन्होंने लॉन्ग मार्च को जो है किसी तरह से भी रोकने की कोशिश नहीं की, या उन्होंने इवन उनको प्रोटेक्शन दी। ये उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इख्तियार है, प्रिरोगेटिव है कि वो ये डायरेक्शन दे सकते हैं और ये कानूनन दे सकते हैं। तो लिहाजा अगर हमारी केपी पुलिस ने अपनी गवर्नमेंट की बात मानी तो मैं समझता हूँ बिल्कुल कानून के मुताबिक काम किया। अब आ जाएं जरा पंजाब पे। पंजाब में तमाम रिपोर्ट्स मौजूद थी, असेसमेंट्स मौजूद थी कि यहाँ बहुत वायलेंस होगी, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, लोगों की जाने जाने का खदशा है, बहुत सारी अमलाक को नुकसान पहुंचाए जाने का खदशा है। ये तमाम असेसमेंट्स पहले बड़े बड़े इदारे तमाम कर चुके थे और पुलिस की सीनियर कमांड भी कर चुकी थी। तो ये फैसला प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अगेन लिया, सूबाई हुकूमत ने, जिसका इख्तियार है आइन के मुताबिक, जिसका इख्तियार है कि वो ये फैसला कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि वो लोगों के इकट्ठे होने पे पाबंदी लगा सकती है, दफा 144 का निफाज कर सकती है, ये उसका लॉफुल राइट है। मैं बतौर पुलिस अफसर उसको चैलेंज नहीं कर सकता। अगर देखें वो फिर अदालत का काम है, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उसका भी फैसला मैंने नहीं, मुनसफ मैं अपने तौर पे फैसला नहीं कर सकता, फिर अदालत फैसला करेगी अगर कहीं कोई कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। लेकिन आमतौर पे ऐसे मामलात में कंफ्यूजन नहीं, हमें पता होता है कि हमें कानूनी ऑर्डर मिले हैं या गैर कानूनी मिले हैं। तो लिहाजा अगर पंजाब गवर्नमेंट ने आईजी पंजाब को हिदायत की कि वो इस लॉन्ग मार्च को ना निकलने दे या उसको रोके, या मतलब ये वायलेंस से बचने के लिए और जानी माली नुकसान से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार करे, जो दायरे कोर्सिव होते हैं, तो ये गवर्नमेंट का इख्तियार है और गवर्नमेंट ने एक लॉफुल डायरेक्शन दी है आईजी को, और आईजी पाबंद है कि वो उसकी डायरेक्शन को माने, एज लॉन्ग एज वो ये अगर समझते हैं कि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, तो जाहिर है इस मामले को वो इनकार कर सकते हैं। और फिर वो जो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस है या ट्रिब्यूनल है या इंक्वायरी कमीशन जो भी उसके नतीजे में बैठेगा, वो फिर उस चीज़ का फैसला करेगा। लेकिन बज़ाहिर देखने में हमें कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नज़र नहीं आ रही। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इख्तियार होता है कि वो जब समझते हैं कि सूबे के अंदर अमनो अमान बिगड़ने का खदशा है तो वो 144 लगा सकते हैं। कराची में बहुत दफ़ा लगी है, पूरे मुल्क में लगती रहती है ऐसे हालात में, टीएलपी के धरनों में भी लगी थी। तो लिहाजा उन्होंने जो पंजाब पुलिस ने एक्शन लिया, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की डायरेक्शन के ऐन मुताबिक लिया। मैं समझता हूं उन्होंने भी लॉफुल एक्शन लिया, इनका भी लॉफुल एक्शन था, केपी का भी लॉफुल एक्शन था। आ जाए इस्लामाबाद पे। अब जाहिर है इस्लामाबाद फेडरल गवर्नमेंट है, वहां किसकी डायरेक्शन चलेगी? प्राइम मिनिस्टर की। तो देयरफॉर इस्लामाबाद पुलिस को या वफाकी इदारों को जो हिदायत मिली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उसके वो मानने के पाबंद हैं, अनलेस अगेन वो समझते हैं कि जी गैर कानूनी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तमाम इदारे एक पेज पर थे और तमाम जो सीनियर कमांड थी वो इस बात से एग्रीड थी कि जी ये लॉ ये गैर कानूनी ऑर्डर नहीं है और कानून के ऐन मुताबिक है कि इनको एक खास हद से आगे ना आने दिया जाए, आगे या रेड जोन की तरफ ना आने दिया जाए। और खास तौर पर भी इस चीज को मजीद एक्सप्लेन कर दी। तो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूं कि तीनों जगह पर पुलिस ने अपनी
जो पेशा वराना जिम्मेदारियां हैं उनको ठीक तरीके से निभाया। अब वो डिबेट हम सियासी में नहीं जाते हैं कि भाई करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए, उसमें नहीं। हम पुलिस के सिर्फ प्रोफेशनल कॉन्डक्ट की बात कर रहे हैं। कहीं कहीं पे ज्यादतियां भी हुई हैं, मैं वो इंडिविजुअल जो जहाँ कहीं हाई हैंडेडनेस ज्यादा दिखाई गई है, इंडिविजुअल केसेस हैं ऐसे पंजाब में, ऐसे कुछ केसेस हुए हैं कि जहां पर हाई हैंडेडनेस पुलिस की तरफ से ज्यादा हुई है या एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स हुआ है, वो उनको इंडिविजुअली हम देख सकते हैं कि उन इंसिडेंट्स को अलहदा करके उनकी इंक्वायरी कराई जा सकती है। बट एज अ होल मेरे नज़दीक जो है पुलिस ने प्रोफेशनली अपना किरदार अदा किया है। अगर अगर आप लोग इसमें कोई अपना इनपुट देना चाहते हैं, क्योंकि ये डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस हवाले से कि हमें क्लैरिटी हो कि हमें किस चीज़ का इख्तियार है और किस चीज़ का नहीं है। हम पुलिस वाले हैं, मुनसिफ नहीं है। हमारा काम आइन की तशरीह करना नहीं है या वफाकी लेवल के फैसले लेना नहीं है। हमारा काम है कि लॉफुल ऑर्डर्स को फॉलो करें। तो अपना शकील साहब से ही बात शुरू करते हैं। शकील साहब अपनी कोई फीडबैक दें, जितनी बातचीत मैंने की है उस पर अपनी कोई फीडबैक क्या है? सर एज सीनियर तो लॉफुली भी आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए था और ऐसा ही हुआ हर तरफ। सर मतलब मेरी जो पर्सनल व्यूज है सर वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं तो कहता हूँ इलाके में एक ही बदमाश होना चाहिए और वो होनी चाहिए पुलिस। तभी आवाम भी सही रहेंगे और मुआशरा भी ठीक चलेगा। कल जो सर हुआ देखे, हमने पूरा अमल तो फिर भी नहीं ना किया सर। 188 की एफआईआर तो फिर उन्होंने कहीं नहीं दी, जगह जगह खिलाफ वर्जियां हुई। तो कहीं ना कहीं जी जब ठीक सियासत कह रहे इन्वॉल्व हैं। हो जाती है ना, हाथ पांव बांध के तो फेंक दिया जाता है पुलिस को बीच में सर। ऐसा ही है, मतलब कार्रवाई कुछ हुई भी, जो भी वो भी खत्म कर दी गई ना। कुछ तो पंजाब में तो कुछ पर्चे हुए थे, एफआईआर, जी सर। लेकिन वो फिर बाद में कोर्ट के ऑर्डर पे सारा खत्म, बंदे भी छोड़ दिए गए। और वो सियासी, अगेन वो पुलिस का काम नहीं है, वो जिनका काम है वो कर रहे हैं। इस पे जाहिर है हमारा थोड़ा सा हार्ट बर्निंग तो होती है, हमें दुख होता है कि इसने इतनी मेहनत करके पुलिस ने जो है ये सिचुएशन काबू की है और एक ऑर्डर से वो सब लोग जो है वो छुड़वा लिए जाते हैं। लेकिन देखें, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये फैसला हमारे पास नहीं है, ये इख्तियार हमारे पास नहीं है कि उनको जेल में रखना है या उन्हें छोड़ना है। ये अदालतों के पास है या गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि एमपीओ जिसके तहत बंद किए जा रहे थे बंदे, और ये 144 188, ये सब बेसिकली गवर्नमेंट के इख्तियारात हैं, होम डिपार्टमेंट के इख्तियारात हैं। पुलिस एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। हाँ, अगर किसी वो क्रिमिनल सीरियस क्राइम में या हम किसी को पकड़ते हैं, जैसे मर्डर है या कोई सीरियस हर्ट है और या चोरी डकैती, तो उसमें गवर्नमेंट ये ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती, और अदालत भी ज़ाहिर है एविडेंस देख के ही उस पर फैसला करती है। लेकिन ये जो सियासी नौयत के मामलात होते हैं, इसमें आमतौर पे लेटर ऑन कॉम्प्रोमाइज ही होता है। खून पसीना पुलिस का निकलता है उसमें, और बाद में जो है उसका बेनिफिट जो है वो कुछ और लोग लेते हैं। लेकिन ये नेचुरल बात है, जाहिर है गवर्नमेंट ने उसका बेनिफिट लेना होता है। इस पे हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हमने अपना काम ठीक किया, आगे उनकी मर्जी। हमने राइट सर। गवर्नमेंट के लॉफुल ऑर्डर। जी जी शकील साहब बोले। नहीं सर आप ठीक फरमा रहे हैं सर। बस ये सर कि इतनी दफा हो गया है ना सर, तो अब तो लगता है मोराल कहीं, अगर पहले तो डाउन, अब तो था ही नहीं, है ही नहीं, ऐसा लगता है डाउन तो एक लफ्ज रहा ही नहीं हमारे लिए। इतनी दफा हो चुका है इन रिसेंट ईयर्स में ही सर। पुलिस के साथ, पुलिस जैसे आप फरमा रहे हैं इतनी मेहनत करती है, हालात को ठीक कर रही होती है, और एक हुक्म से या एक ऑर्डर से वो चीजें जो हैं तलपट कर दी जाती हैं। पुलिस के हाथ में कुछ रहता ही नहीं है, उल्टा सिवाय बदनामी के। सबसे जो लूजर जी एंड पे अगर कोई खड़ा होता है तो हम लोग खड़े होते हैं सर। नुकसान भी हमारा हो रहा है सर, मोराल भी हमारा डाउन हो रहा है, रेट भी हमारी खत्म हो गई है सर। देखें, इसमें वो आप सबको मैं कहूंगा वो इंटरव्यू देखें। वो एक कांस्टेबल का आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। वो एक कांस्टेबल है हमारा, पंजाब पुलिस का, नाम शायद ज़हन में नहीं, नासिर नाम है उसका क्या, लेकिन वो तलत हुसैन ने उसका इंटरव्यू किया, यूट्यूब पे भी है। और वो बड़ा वायरल हुई हुई है उसकी वीडियो की। एक औरत उसको गालियां निकाल रही है, बुरके में है वो औरत, और वो उसे गालियां निकाल रही है अंग्रेजी जुबान में और लंदन वाले लहजे में। और वो बड़ी खामोशी से चलता जा रहा है अपना, और वो उसको इग्नोर कर रहा है, और वो मुसलसल उसको प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है। तो उसका बाद में इंटरव्यू किया गया, उसको बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया कि उसने आगे से कोई रिएक्शन नहीं दिया उस शख्स ने। उसने फिर बाद में उसका इंटरव्यू जो तलत हुसैन ने किया, 9-10 मिनट का इंटरव्यू है, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है, सुनने वाला।
उसने उससे कहा कि आपको गुस्सा नहीं आया? उसने कहा नहीं जी मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसने कहा वो आपको गालियां दे रही थी, आपको ये नहीं दिल किया कि इसको एक मैं चमाट मारूं या मैं जवाबी गाली दूं? उसने कहा नहीं मुझे बिल्कुल आया ही नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग में हमें ये बताया जाता है कि ऐसे मामलात में अगर खास तौर पे कोई खातून आपको कन्फ्रंट करती है तो आपने उसकी कोई बात जो है उसको दिल पे नहीं लेना। मतलब वो उसका ईक्यू इतना स्ट्रांग था कि उसको गुस्सा भी नहीं आया। उसने कहा जी वैसे ही मतलब हमारे कल्चर में बताया सिखाया गया है कि खवातीन का एहतराम करना चाहिए, तो चलें अगर वो उसने बुरा भला कह भी दिया तो मुझे। और फिर सबसे बड़ी बात जो उसने कही, उसने ये कही कि उस वक्त मैं वर्दी में था और मैं पंजाब पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा था और मैं अपना काम कर रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आया। अगर वो मैं सादा कपड़ों में होता या अपना प्राइवेट निकला होता और कोई औरत इस तरह मुझसे बात करती तो शायद मुझे गुस्सा आता। उसने कहा मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो मैं तो इस वक्त अपना जाति को काम नहीं कर रहा हूँ, सरकार का काम कर रहा हूँ, इन्हीं लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए लगा हूँ। तो अगर कोई शख्स जो है मुझे बुरा भला कहता है तो मुझे उसका कोई गुस्सा नहीं है। तो बड़ा उसने जिसे कह लें कि कमाल का उसने इंटरव्यू दिया है, वो सुनने वाला है कि कैसे अपने इमोशंस को, अपने ईक्यू को इस्तेमाल करना है, इमोशंस को काबू में रखना है, गुस्से को काबूू में रखना है। यही जो मुज़ाकरात कार की हम बात कर रहे हैं ना, क्राइसिस नेगोशिएशन, इसमें ये बड़ी अहम स्किल है कि आप, और लाइफ की जितनी भी सिचुएशंस हमने देखी हैं, हमने सैकड़ों सिचुएशंस में से गुजरे हैं, हमेशा ये देखा है कि जहां गुस्से में कोई फैसला करता है इंसान, वहीं मार खाता है। तो अपने गुस्से पे जितना ज्यादा और जितना जब्त से काम लेता है इंसान, उतना ही कामयाबी के चांसेस इंसान के बढ़ जाते हैं। तो आपने शकील साहब सही कहा कि हमें पुलिस को गुस्सा तो बहुत दिलाया जाता है, बीच मैदान में लाके तो पीछे से यानी हाथ भी उठा लिए जाते हैं, और बाद में मतलब हमारी मेहनत के बाद लोगों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगेन हमें ये हमेशा से ऐसे ही है, और हमें इसको बिल्कुल दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई हमने अपनी जात के लिए तो नहीं किया, हमने हुकूमत के लिए, रियासत के लिए किया। अगर रियासत उनको छोड़ती है, छोड़ दे, हम फिर पकड़ लाएंगे तो जरूरत पड़ेगी। तो लिहाजा ये इसको इसका कभी दिल पे नहीं लेना चाहिए। ये तमाम प्रोफेशनल मामलात हैं, और जाहिर है कि एक हमारे लेवल की चीज है, एक हमसे ऊपर के लेवल की चीज है। तो जो डिसीजंस हमसे ऊपर के लेवल के लेने के हैं उसमें हमें हार्ड बर्निंग नहीं होनी चाहिए, अनलेस और अनटिल उसमें पुलिस की बहुत ज्यादा, जिसे कह लें कि कॉम्प्रोमाइज, इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही हो, या हमारी रिप्यूट, इमेज या वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज हो, तो फिर उसमें स्टैंड लेना चाहिए कि वो मामला खास तौर पे। मैं मिसाल दूंगा, ये टीएलपी का जो लास्ट धरना हुआ है, पीटीआई के दौर में हुआ था, जिसमें बहुत पुलिस को मारा गया, पंजाब पुलिस को बहुत मारा गया था, और हमारे कुछ जवान शहीद भी हुए थे उसमें टीएलपी के वर्कर्स ने। और जूं ही आई थिंक विद इन 2 डेज शेख रशीद साहब ने वो उनसे सुलह कर ली थी, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक्त, और फौरी तौर पे वो मुकदमात खत्म कर दिए गए थे। यानी पुलिस के जवान शहीद हुए और वो मुकदमात खत्म कर दिए गए। मैं समझता हूं कि इस बात पे स्टैंड लेना चाहिए था हमें, पुलिस को, कि ये कैसे ठीक है, आप बंदे छोड़ते हैं छोड़ दें, सियासी वर्कर्स छोड़ते हैं छोड़ दें, एमपीओ वाले जो हैं उनको छोड़ते हैं छोड़ दें, बट जिन लोगों ने पुलिस की जवानों को शहीद किया है, वो केसेस कैसे आप खत्म कर सकते हैं? वो तो सियासी केस नहीं है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो तो पीपीसी की वायलेशन है, और हम पीपीसी के मुहाफिज अब खुद हैं। तो अगर हम वो केस छोड़ देंगे तो हम किसी की के भी कत्ल को कल को कैसे हम वो करेंगे रिजॉल्व? अगर अपने कत्ल छोड़ देंगे, अगर पुलिस अपने कत्ल छोड़ देगी तो किसी के कत्ल को क्या वो पकड़ेगी जाके? वो बात थी स्टैंड लेने वाली, और बिल्कुल लेना चाहिए था। आई डोंट नो क्यों नहीं लिया गया। और पुलिस को ये देखिए ना, यही आपकी लिमिट्स हैं जो आपने डिफाइन करनी होती है। ये मेरी लिमिट है, ये मेरी लिमिट नहीं है। ये पुलिस की कमांड की जिम्मेदारी थी कि वो केसेस वापस ना लेने दिए जाते, और उन पे इन्वेस्टिगेशन होती, बंदे पकड़े जाते, बकायदा चालान किए जाते। और अगर कहीं पुलिस की हाई हैंडेडनेस की वजह से उनके कोई बंदे मरे हैं, पुलिस ने अगर उनका कोई बंदा नाजायज मारा, तो उस पे भी पर्चा दे के कार्रवाई करनी चाहिए थी, इंक्वायरी करनी चाहिए थी उसकी, कि अगर वाकई पुलिस वालों ने ज्यादती की है तो उसकी इंक्वायरी हो सकती थी। लेकिन हमारे जो पुलिस के जवान को शहीद किया गया, वो मुकदमा हम कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि ये मुकदमा खत्म कर दिए जाए? ये इंसाफ के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है, ये एक अनलॉफुल ऑर्डर है। तो वो नहीं मानना चाहिए था ऑर्डर हमें।
और कोई आप में से कोई कमेंट देना चाहता है जी? कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है इस डिस्कशन में? अब्दुल वाहिद बलोच साहब, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से। जो इस तरह में हमारी जो झड़पें हुई थी इनसे, पब्लिक से, तो मैं टंडोलियार में पोस्टेड हूँ, तो मेरी भी ड्यूटी थी वहाँ पे। हम तकरीबन 20 से 25 बंदे उनको अरेस्ट करके लाए थे, लेकिन बाद में हुक्म मिला कि भाई इनको जो है पॉलिसी मैटर जो गवर्नमेंट की और पॉलिटिकल पार्टीज की हिकमत अमली या गवर्नमेंट की भी इनको रिहा कर दिया जाए। तो हार्ट वार्निंग वाकई होती है कि इनको भाई इन पे पर्चा क्यों नहीं कटा, 188 की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन ये कि हमारी जात की बात नहीं है, गवर्नमेंट का जो आर्डर है वो हमें फॉलो करना पड़ता है, हमें छोड़ना पड़ा। इस पे हम मायूस नहीं हुए, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। ठीक बात है। चलें जी, हम आगे चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। कल हमने नेगोशिएशन प्रायोरिटीज के बारे में जानने की कोशिश की। इसके अलावा इवन हमने जो सारा प्रोसेस है डिफरेंट सिचुएशन को टैक्टिकली कंट्रोल करने का, उसके बारे में जानने की कोशिश की। फेस टू फेस जो है मुज़ाकरात और कम्युनिकेशन की टेक्निक्स के बारे में हमने डिस्कशन की। नॉन रिस्पॉन्सिव सिचुएशंस के हवाले से हमने बात की। आज हम बात करते हैं हाई रिस्क फैक्टर्स इन हॉस्टेज और बैरिकेड सिचुएशंस में। हाई रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाइए। सर नेक्स्ट स्लाइड पे फौरी तौर पे हमारे पास एक छोटी सी असाइनमेंट है, जी जी। और असाइनमेंट है, एक आपके पास केस स्टडी है, उसका इन्होंने मुताला करना है। केस स्टडी वहाँ पे भी अवेलेबल होगी, क्या नाम है, हमारे पोर्टल पे, बल्कि आप लोगों के पोर्टल पे एक्चुअली। तो उस केस स्टडी के लिहाज से आपने एक मौसर मुज़ाकराती टीम का ढांचा बनाना है, उसका खाका बनाना है एक्चुअली, और मौजूद तरीन मनसूबाबंदी के इकदामात की फहरिस्त बनानी है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो उन इन एक्टिविटीज़ से आपको जो मतलूबा नताइज चाहिए, यानी कि जो रिजल्ट रिक्वायर हैं, उनके बारे में भी लिखना है। इसको आप बेसिकली लिख के भी दे सकते हैं, और या फिर आप लोग अपनी वॉइस नोट्स भी शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई भी चीज़ वहाँ पे आप कोई भी फाइल वहाँ पे अटैच कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगती है। केस स्टडी सर मैं पढ़ूँ या दे विल रीड इन द पोर्शन वेयर ऑन द पोर्टल? चलें, आज हम इनकी प्रैक्टिस भी करा देते हैं इसी केस स्टडी पे, बाद में जाके कराएंगे। तो ये आप पढ़ लें, और इसी सिनेरियो पे मुझे जो है आप में से 2 वॉलंटियर्स भी चाहिए। एक अगवाकार बनेगा और दूसरा मुज़ाकरातकार बनेगा। तो ये आज एक हम एक्सरसाइज करेंगे 15 मिनट की। तो आप इसको पढ़ लें, पढ़ के सुना दें जी आबिद साहब इनको। ठीक है सर। तो केस स्टडी ये है, MS, जो कि एक 30 बरस का मकामी दुकान का मालिक है, अपने 2 दोस्तों के साथ अपने पड़ोसी HK के घर में घुस गया और उनकी बेटी को अगवा करने की कोशिश की। इस मरहले पर ख़ानदान के अफराद ने जद्दोजहद की, लेकिन MS और उसके दोस्त मुसल्लह थे और उन्होंने डराने के लिए गोलियां चला दी। ये देखते हुए किसी पड़ोसी ने 15 पुलिस एमरजेंसी को इतला कर दी, जो जाए वो ऊपर पर पहुंच गए। जब वो आए, मुतल्लका मकान को मकामी कम्युनिटी के अफराद ने घेर रखा था। इस दौरान MS और उस दीगर अभी तक उसके घर के अंदर ही थे, एच के हिसाब के घर के अंदर ही थे। ऐसे में पुलिस ने घर में दाखिल होने की कोशिश की तो उन पर भी उन्होंने गोलियां चला दी। घर से बाहर निकलने का एक सामने दरवाज़ा था, सिर्फ एक ही दरवाज़ा था जो कि सामने की तरफ था। कम्युनिटी के अरकान ने पुलिस को बताया कि MS ने HK की बेटी को प्रपोज किया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया, जिसके बाद वो इस्तेआल में आ गया। पुलिस को उन्होंने ये भी मुतला किया कि वो इस वक्त नशे की हालत में था। तो ये केस स्टडी है, और अब आपने एक मुज़ाकराती टीम के ढांचे का खाका बनाना है। और एक्चुअली फ़िलहाल तो आपने इसके ऊपर एक सिमुलेशन एक्सरसाइज करनी है,
लाइक जनाब हमारे ऑनरेबल डीआईजी साहब ने बताया आपको। डीआईजी साहब ऑडियो। जी जी। अच्छा, ये बड़ी एक टिपिकल केस स्टडी है, और आप लोग इसको मेरे ख्याल सिचुएशन को समझ गए होंगे कि भाई एक मकामी जो ताजर है उसने एक लड़की को प्रपोज किया, शादी करना चाहता था, वो रिश्ते से इनकार हो गया उसको, और वो अपने दोस्तों के साथ मुसल्ला, वो नशे की हालत में था, शराब पी हुई थी, वो दाखिल हो गया घर में और उसने उनकी लड़की को हॉस्टेज बना लिया और उन्होंने फायरिंग भी की, यानी पहले डराने के लिए उसके घर वालों को, और फिर बाद में पुलिस को भी जो है उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की तो फिर उन पे भी गोली, यानी वो काफ़ी वायलेंट हैं, बेसिकली नशे की हालत में भी हैं और एक वायलेंट स्टेट ऑफ माइंड में भी हैं, गुस्से की हालत में हैं, और इस ऐसी हालत में उन्होंने उस घर के अंदर उस लड़की को हॉस्टेज बनाया हुआ है और डिमांड ये है कि इस लड़की से मेरी शादी कराई जाए। तो मुझे 2 वॉलंटियर्स चाहिए जी आज की इस एक्सरसाइज के लिए। पहले एक्सरसाइज करते हैं और फिर चलें हम प्रेजेंटेशन की तरफ बाद में चलेंगे। या ऐसा करते हैं, थोड़ी आप लोग इस पे पहले वॉलंटियर कर लें ताकि आप लोग अपने मेंटली प्रिपेयर कर लें, हम थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, फिर बाद में इस पे आएंगे। लेकिन पहले वॉलंटियर्स, कल जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनके अलावा कोई 2 लोग हैंड रेज करें जी। आबिद साहब, कल ये रानी खान थी और दूसरे हमारे शकील साहब थे जी। हैंड रेज कोई नहीं कर रहा। एसआईपी अली हसन, आप लाइन पे हैं हमारे साथ? जी सर जी। हाँ जी, अली हसन साहब, आप जो हैं वो जो है ये बनेंगे, ताजर का रोल करेंगे, अगवाकार का, कि जिसने लड़की को अगवा कर लिया है। जी सर। ठीक है, और अभी तक और वॉलंटियर कोई नहीं है, मैं फिर खुद ही नाम ले देता हूँ। अब्दुल वाहिद बलोच साहब ने वॉलंटियर हैंड रेज किया है, तो अब्दुल वाहिद बलोच साहब जो हैं वो मुज़ाकरातकार का रोल करेंगे। ठीक है जी। जी, अब्दुल वाहिद बलोच साहब मुज़ाकरात, पुलिस की तरफ से मुज़ाकरातकार का रोल अदा करेंगे, और दूसरे ऑफिसर का क्या नाम था जिन्होंने भी, अली हसन। जी अली हसन, ठीक है जी। तो चलें हम थोड़ी देर प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। आप लोग ज़हन में थोड़ा सोच भी लें कि इस एक्ट को किस तरह करना है। आपने मुज़ाकरात की एक डेमोन्स्ट्रेशन करनी है हमारे सामने, जैसे कल वो शकील साहब ने और रानी खान ने की थी कि उस बंदे को आपने कन्विंस करने की कोशिश करनी है कि वो पुरअमन तरीके से अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे और उस लड़की को छोड़ दे। प्रेजेंटेशन पे जी आगे चलें आबिद साहब। तो बात हो रही थी कि हाई रिस्क फैक्टर्स जो हैं हॉस्टेज सिचुएशन में क्या क्या हो सकते हैं, और मफरूज़ा ये है कि किसी वाक़े में जितने ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं उसमें उतने ही जान का नुकसान होने के, कत्ल या खुदकुशी का अंदेशा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। हर सिचुएशन के मुताबिक जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आप अलग से उनको आप एनालाइज करते हैं। हर सिचुएशन में थ्रेट लेवल या ख़तरे का लेवल डिफरेंट होता है। बाज़ सूरत हाल जिसमें हकीकी यरगमाली नहीं होते, सूडो यरगमाली भी हो सकते हैं, सूडो हॉस्टेज, कि उसे झूठा मूठा हॉस्टेज बनाया हो, या ये भी हो सकता है कि उस शख्स को कत्ल की गर्ज से ही हॉस्टेज बनाया गया हो। तो ये सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं कि जिसमें आपको रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो बड़ी केयरफुली कैलकुलेट करने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। The subject deliberately commits an action that he knows will cause a response from and a confrontation with police. बाज़ औक़ात ये
ऐसा होता है कि जानबूझकर जो हमारा सब्जेक्ट है, मुतलका फर्द कोई ऐसा अमल करता है कि जिससे पुलिस की तरफ से कोई सख्त रद्द-ए-अमल आए और तसादुम का सबब वो चाह रहा होता है कि पुलिस के साथ मेरा क्लैश हो। तो ये एक हाई रिस्क फैक्टर है। जब आपको नजर आ रहा होता है कि वो कोई ऐसा अमल कर रहा है कि जिससे वो चाहता है कि पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन ले या उस पे कोई कार्रवाई करे, तो ये एक हाई रिस्क फैक्टर है और उससे मुहतात रहने की जरूरत होती है, क्योंकि हो सकता है उसका कोई प्लान हो इस हवाले से। मुतासरा शख्स को मुतलका फ़र्द के ज़रिए पहचाना और बिलख़ुसूस मुंतखब किया जाता है, ख़ास तौर पर अगर इस मुतलका फ़र्द का मुतासरा फ़र्द के साथ रोमानवी ताल्लुक़ रहा हो और अगर मुतासरा फ़र्द ख़ानदान का एक रुकन हो। इसको बात को इस तरह से समझ लें, उर्दू में ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, कि अगर कोई इमोशनल बॉन्ड है विक्टिम का और सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वो है जो हमारा मुल्ज़िम है, अगवाकार जो है, और विक्टिम वो है जो मग़वी है या यरगमाल है। अगर इनका कोई आपस में इमोशनल बॉन्डिंग है, कोई जज्बाती ताल्लुक है, उसमें रोमानवी ताल्लुक भी हो सकता है, कोई फैमिली रिलेशन भी हो सकता है, तो ये एक हाई रिस्क सिचुएशन है। इसमें खतरा ज्यादा है कि अगर जैसे अभी आपने ये केस स्टडी देखी, इस केस स्टडी में ये है कि भाई वो इन्वॉल्व है उस लड़की में और वो चाहता है उससे शादी करना, तो अब उसने उसको जो हॉस्टेज बना लिया, तो इसमें रिस्क ज्यादा है। इट्स अ हाई रिस्क सिचुएशन, क्योंकि इसमें उसके जज्बात इन्वॉल्व हो गए। अगर विक्टिम का और सब्जेक्ट का आपस में कोई रिलेशन ना हो, तो वो एक लो रिस्क सिचुएशन होती है, क्योंकि उसमें मकसद वो विक्टिम जो है ना वो नहीं होता, बल्कि मकसद कोई और मकसद हासिल करना होता है। लेकिन अगर इनका आपस में कोई इमोशनल बॉन्ड है, कोई रिलेशन है, तो फिर इसका मतलब है कि ये जो हॉस्टेज है इसकी जान खतरे में है। अच्छा, मुतलका फर्द के यानी सब्जेक्ट और विक्टिम के दरमियान अगर कोई माजी की तलखी मौजूद है, कोई पास्ट हिस्ट्री ऐसी मौजूद है, उनके आपस में कोई प्रॉब्लम्स रहे हैं, ऐसी भी सूरत हाल होती हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में जो वो बच्चे जो जिनको अब्यूज़ किया गया होता है, वो जब बड़े हो जाते हैं, तो ऐसे भी केसेस नोट किए गए हैं कि फिर वो उस शख्स को जाके जिसने उसके साथ ज़्यादती बचपन में की होती है, उसको जाके ये कोई नुकसान पहुँचाते हैं या उसको कत्ल करने की कोशिश करते हैं। ऐसी सिचुएशंस या किसी भी और तरह की पास्ट हिस्ट्री की, अगर किसी ने किसी के खिलाफ गवाही दी हुई है या किसी ने पुलिस की मदद की हुई है किसी के खिलाफ, या कोई पुराना खानदानी झगड़ा चल रहा है, तो ये एक हाई रिस्क सिचुएशन होती है, क्योंकि इसमें अगेन जज्बात, जहां जिस भी सिचुएशन में जज्बात और गुस्सा इन्वॉल्व होगा या बदला या रिवेंज इन्वॉल्व होगा, वो एक हाई रिस्क सिचुएशन होगी, या जिसमें डेस्परेशन इन्वॉल्व होगी, या जिसमें कोई कोई फ्रस्ट्रेशन इन्वॉल्व होगी, तो ये हाई रिस्क सिचुएशन। और ये अमूमन एक्सप्रेसिव इंसिडेंट्स में होती है। इंस्ट्रूमेंटल इंसिडेंट्स जो हैं उनमें जज्बात से ज्यादा अकल का अमल दखल होता है, उसमें प्लानिंग होती है, मकसद होता है, पूरी एक जो है उन्होंने इसको मंसूबाबंदी की होती है, तो लिहाजा उसमें रिस्क लो होता है आमतौर, अनलेस कि अगर वो खुदकश हमलावर की सूरत में आते हैं और अपनी जान भी देने के प्रोग्राम से कि अपनी डिमांड्स भी मनवा लेंगे और उनमें अपनी भी जान दे देंगे और सबकी जान ले, वो एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है जो कि आम तौर पे हमें नहीं फेस करने को मिलती। आम तौर पे जो सिचुएशंस होती हैं इंस्ट्रूमेंटल में, जैसे अगवा बराए तावान है, बड़ी कॉमन इसकी जो एग्जांपल है, उसमें अमूमन जो विक्टिम की जो लाइफ है उसको ज़्यादा खतरा नहीं होता। इसी तरह अगर मतलब उसने कोई माजी में विक्टिम को डायरेक्ट कोई थ्रेट्स दिए हुए हैं, कोई धमकी दी हुई है, और प्लस ये कि अगर वो शख्स डिमांड नहीं कर रहा, जो अगवाकार है जिसने किसी दूसरे शख्स को हॉस्टेज बनाया हुआ है, अगर वो कोई डिमांड नहीं कर रहा तो ये भी हाई रिस्क सिचुएशन है, ये भी खतरे की बात है, क्योंकि इसका मकसद हो सकता है कि मतलब उसने किसी डिमांड या किसी मुतालबे के लिए काम नहीं किया, वो वाकई इस शख्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है, विक्टिम को, तो ये हाई रिस्क सिचुएशन। नेक्स्ट स्लाइड। तो गुज़श्ता इसी तरह के वाक़यात की तारीख मुतलका फ़र्द के जो है तारीख के अलावा अगर मुतलका फ़र्द ने हालिया ज़िंदगी में दबाव का या स्ट्रेस को सामना किया है, बहुत अगर अंडर स्ट्रेस है जो हमारा
सब्जेक्ट है उसमें स्ट्रेस की रीजंस क्या हो सकती हैं। उसको फाइनेंशियल माली खसारा हो सकता है, उसकी हो सकता है मुलाजमत चली गई हो, उसको कोई इमोशनल नुकसान पहुंचा हो, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो। तो ये वो चीजें हैं जो स्ट्रेस, कुछ रीजंस हैं कि जिसकी वजह से उस शख्स ने अगर 2 रातें स्ट्रेस से गुजरा है तो फिर ये हाई रिस्क है। तो आप जब अपने सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, तो अगर वो शख्स डबल स्ट्रेस से गुजरा है हाल ही में, तो फिर ये एक हाई रिस्क सिचुएशन है, वो अपनी जान भी ले सकता है और किसी दूसरे। इसके अलावा कल्चरल बैकग्राउंड जो है, सकाफती जो पस मंजर है हमारे सब्जेक्ट का, वो भी बड़ा अहम है। अगर उस शख्स ने जो है उसको माशरती तौर पे सोशली या कल्चरली उस शख्स का बायकॉट हो चुका है या उसकी बेइज्जती हुई है रिसेंटली, उसको बिरादरी ने उसको निकाल दिया है या उससे लोगों ने मिलना जुलना छोड़ दिया है या किसी खानदान के रिलेशन में, फैमिली के रिलेशन के अंदर जो है उसको उसकी मर्दानगी को भी चोट पहुंची है। हमारे यहाँ ये भी बड़ा होता है ना कि हम माचो मैन, अपना एक कॉन्सेप्ट है हमारा। तो वो भी एक हाई रिस्क सिचुएशन है क्योंकि वो शख्स माशरती तौर पर इस वक्त डाउनग्रेडेड है। तो जो शख्स माशरती सोशली डाउनग्रेडेड हो, यानी वो कहते हैं ना सबसे बड़ी चीज इंसान के पास क्या है, कैरेक्टर है और इज्जत है इंसान की। बाकी तो हर चीज जो है वो आनी जानी है, पैसा भी आना जाना है, सेहत भी आनी जानी है, हर चीज दुनिया की आनी जानी है, लेकिन कैरेक्टर जो है और इज्जत, वो एक दफा चली जाए तो फिर मुश्किल से वापस आती है। तो लिहाजा अगर एक शख्स की ने माशरे में इज्जत खो दी है, फेस उसका नहीं रहा, या माशरे ने उसको जो है वो आइसोलेट कर दिया है, तो ये एक हाई रिस्क सिचुएशन है। ये इसमें खतरा ज्यादा है। अगर वो शख्स फर्ज करें एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड का है, माशरे में लोग उसको अच्छी तरह अच्छे अल्फाज से जानते हैं, समझते हैं, और कोई ऐसा उसका इशू नहीं है, तो फिर उस शख्स के वो लो रिस्क सिचुएशन है, उसमें खतरा ज्यादा नहीं है। क्योंकि उस शख्स को ज़ाहिर है अपने सोशल सर्कल का ख्याल होगा कि अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लेकिन एक शख्स जो ऑलरेडी माशरे में जलील व ख्वार हो चुका है, उसको किस चीज का डर है? तो डरता वो है जिसके पास खोने के लिए कुछ हो। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसे किसी चीज का डर नहीं रहता। लेकिन तो लिहाजा वो ज्यादा खतरनाक है। और अगर शराब और मंशियात का इस्तेमाल किया हुआ है उस शख्स ने, तो ये भी हाई रिस्क फैक्टर है। क्योंकि मंशियात जो है इंसान को नॉर्मल इंटेलेक्चुअल लेवल पे ऑपरेट नहीं करने देती। तो देयरफॉर अगर हमारा सब्जेक्ट जो है उस वो नशे की हालत में है, तो ये भी एक खतरे की बात, हाई रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट स्लाइड। लैक ऑफ फेमिलियल सपोर्ट सिस्टम, मसलन हमारी फैमिली और फ्रेंड्स जो होते हैं हमारे, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है। अगर किसी शख्स की फैमिली और फ्रेंड्स उसका साथ छोड़ जाए तो वो सही मानों में तन्हा हो जाता है, अकेला हो जाता है, और ये शख्स खतरनाक होता है। जिस शख्स की फैमिली और फ्रेंड्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड हैं, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, उसका एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, तो वो किसी बड़ी नफ्सियाती बीमारी का शिकार नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक नॉर्मल खानदान से नहीं है, उसकी या उसका कोई खानदान ही नहीं है, फैमिली ही नहीं है, या उसके फ्रेंड्स ही नहीं है, तो ये ज़्यादा खतरनाक बात है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से हैं, उसके यार दोस्त हैं, तो ये एक कम खतरे वाली बात है। इसी तरह अगर खुदकुशी के इरादे की जुबानी बयान वो करता है, यानी अगर वो हमारा सब्जेक्ट एक इक़दाम खुदकुशी का वो है सब्जेक्ट, और वो अपने मुंह से कह रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, तो ये खतरे वाली बात है कि उसने इस बात का ऐलान किया है। तो ये खतरनाक बात है, हाई रिस्क है। या मुतलका फर्द ने किसी को जुबानी वसीयत कर दी या अपने मामलात को तरतीब दे दिया है, तो ये भी इस चीज की इंडिकेशन है। मामलात को तरतीब देना मतलब किसी का कर्ज उतारना है तो कर दिया, किसी का कोई हक अदा करना है कर दिया, यानी एक शख्स इस दुनिया से जाने की तैयारी कर रहा है। तो लिहाजा ये खतरे वाली हाई रिस्क सिचुएशंस हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास सब्जेक्ट के बारे में है,
तो इसको आपने हाई वैल्यू देनी है इस इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट स्लाइड। अब्दुल वाहिद बलोच साहब और अली हसन साहब जी, आप शुरू करें। फोन पे आप जो है गुफ्तगू शुनीद करेंगे उसके साथ, और आप पूरी कोशिश करेंगे कि अपने मकसद को पीसफुल तरीके से हल कर लें। सर मेरे ख्याल में इसका नाम एमएस है नहीं? जी, अगवाकार का नाम एमएस है सर, जिन्होंने ये अगवाकार बंदी का नाम बनाई। वही है जो उनका नाम है, अब्दुल वाहिद बलोच है अगवाकार का नाम जी। नहीं, अब अगवाकार का नाम जो है वो आप है ना, अली हसन, आप अगवाकार अली हैं। हसन हाँ जी, सर, अपना सर नाम यूज नेगोशिएटर। करें, अपना नाम यूज कर लें, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम अली हसन साहब। वालेकुम सलाम। अली हसन साहब आप खैरियत से हैं? हाँ, दुआ है फर्स्ट क्लास। अली हसन साहब आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त जो है आपके साथ और कौन है? क्या कहना चाहते हो? देखें अभी आपको जो है पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है, और हमें आपके बैकग्राउंड का भी पता है, आप बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ मसला क्या है, क्या आप हमें बता सकते हैं? आप कौन सा बात करना चाहते हैं? जी मैं पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल वाहिद बलोच बात कर रहा हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल वाहिद बलोच बात कर रहा हूँ। जी जी। क्या मसला है आपका? अली हसन साहब, जहाँ तक हमारे इंफॉर्मेशन है आपने एक लड़की को बंदी बनाया हुआ है। क्या हम पूछ सकते हैं कि आपके साथ क्या मसाइल हैं? इस लड़की को जिसने मैंने बैठाया हुआ है, इससे मेरा प्यार है और मोहब्बत है। इसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छी बात है। अच्छा, इसका अभी जिसको आपने बंदी बनाया हुआ लड़की, इसके पेरेंट्स वगैरह, इसके अजीज भी आपके साथ हैं वहाँ पे? क्या आपके साथ इस लड़की के पेरेंट्स वगैरह कोई और भी हैं या खाली लड़की है घर में? अकेली लड़की है घर में, और उसका दूसरा कोई बंदा मौजूद नहीं है अभी। चलें, अपना अली हसन साहब, जहाँ तक हमने आपका बैकग्राउंड लिया है तो मालूम हुआ है आप बड़े अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हम आपके जज्बात को समझ सकते हैं, आपका उनसे प्यार है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसमें आपकी कुछ मदद करें। तो लड़की के पेरेंट्स भी नहीं हैं, हमने आपके पेरेंट्स से भी राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अभी आप अली हसन प्लीज साहब, आप मैं लोगों से बात। इंस्पेक्टर अब्दुल वाहिद बलोच बात कर रहा हूँ। अच्छा, हम आपकी जज्बात को समझते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपके पेरेंट्स से भी रब्ता करूं और लड़की वालों के पेरेंट्स से भी रब्ता करूं। तो आपका जो आपने जो काम किया है इसको तो हम अच्छे तरीके से हल भी कर हाफिज सकते साहब हैं। बिल्कुल आवाज क्या नहीं आ रही है मुझे सर, बिल्कुल आवाज आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्या तो मसला आप है। कैसे मेरा मसला हल कर सकते हैं आप? देखें, अच्छी बात है, आपका लड़की से प्यार है, हम उनके पेरेंट्स से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पेरेंट्स से भी आपके पेरेंट्स को जाएंगे, आप इज्जत के तरीके से जाके उनसे आपका रिश्ता मांग लें, तो इस तरीके से मसला हल हो सकता है, बजाय के जो तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हो। क्या आप हमसे इस मामले में ताउन कर सकते हैं? वो इसी बात को मानेंगे नहीं। इसके जो बाप हैं या उसके रिश्तेदार हैं वो इसी बात को नहीं मान रहे। इस वजह से मैंने इसके घर में आके घुसा हूँ इसको उठाने के चक्कर में। देखें, हमने आपके वालिद साहब को भी तकलीफ दी है, वो भी आ रहे हैं रास्ते में, तो कोशिश करेंगे लड़की के जो वालिदा है। अच्छा, आप उनसे हमारी बात करा सकते हैं जो आपके साथ हैं, लड़की उनकी बात करा सकते हैं हमसे? नहीं नहीं, उसकी बात मैं नहीं करा सकता हूँ। चले जी, उनकी सिर्फ खैरियत मालूम कर लें हम, उनकी खैरियत मालूम आप करा सकते हैं? तो सिर्फ 1 मिनट की बात होगी, मुख्तसर, ज़्यादा हम कुछ पूछताछ नहीं करेंगे। बात तो मैं नहीं करा सकता हूँ, वो अभी खैरियत है। अगर मेरे को उन्होंने कुछ भी कहा तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। चलें, अगर हम आपकी कोशिश करते हैं कि आपका मसला हल हो जाए तो आप हमसे ताउन करेंगे? मसला हल कराओगे तो फिर मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा। चले जी, हमने उनके जो है वालिद को कॉल की हुई है, उनके लड़की के वालिद को कॉल की हुई है, तो वो भी रास्ते में आ रहे हैं।
तब तक आप काइंडली उनको कुछ नुकसान वगैरह ऐसी कोई बात नहीं कीजिएगा। और आप सुनाए, आप अभी खैरियत से हैं? मैं तो खैरियत हूँ, आपको 10-15 मिनट टाइम दे रहा हूँ, अगर हमारा मसला हल हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो वरना मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। चलें जी, 5 मिनट ब्रेक हो गए। अभी इसके लड़की के वालिद हमारे पास पहुंच गए हैं, ये आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। हाँ, बात कराओ भले मेरी उससे। अच्छा जी, वालिद का रोल अब कोई और प्ले करे। अगर आपने वालिद से बात करानी है तो वालिद का रोल जो है वो हम किसी और को देते हैं। शकील साहब, आप वालिद का रोल प्ले कर लें जी। जी जी। अली हसन, देखो मैं बच्ची का बाप बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। मेरी बेटी से बात करा दो मेरी। बात तो अभी नहीं हो सकती है, आप अपना मसला बताओ, क्या मसला है? देखो तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, उसको छोड़ दो, उसे कुछ मत कहो। पहले मैंने आपको 2-3 मर्तबा बंदे भेजे थे, मैसेज भी की थी, भाई मेरा जो इसके साथ प्यार हो गया है, आप मेरा रिश्ता करवाएं और मैं इसके साथ शादी करूंगा, शरीयत अली मुताबिक हसन, शादी करूंगा, कोर्ट में या कहीं आलिम के पास। अली हसन, मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को नहीं दो ना। बैठ के बात कर लेते हैं आपस में, पुलिस में तुम बैठ के बात कर लेते हैं। बच्ची को छोड़ दो। बच्ची वो कह रही है तो मैं अबू से बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं अम्मी से बात करना चाहती हूँ। चले, मैं उसकी अम्मी से बात करवाता हूँ उसकी। उसकी अम्मी से बात। चलें जी, अम्मी का रोल जो है वो हम दे देते हैं अ, हेलो अली हसन जी जी। हेलो बेटा, आपको जी जी कोई तकलीफ तो नहीं बेटा? अम्मी आप मुझे इन लोगों से बचाएं। जी बिल्कुल, आप परेशान न हो, हम आपके साथ हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस हमारे साथ है। आप मुझे घबराएं इनसे नहीं शादी बिल्कुल। नहीं करनी, मुझे इनसे शादी नहीं करनी। मुझे किसी तरह इनसे बचाएं, आप यहाँ से लेके जाएं। इनको पैसे दें, इनके साथ कुछ भी करें, लेकिन मुझे इनसे शादी नहीं करनी। बिल्कुल बेटा, सही बात है ये, आपका जोर भी नहीं और इन्हें समझाएं। भाई अली हसन, आप हमारी बेटी को किसी भी तरह छोड़ें, आप इस तरह का डिमांड नहीं रखें। ये हमारी बच्ची शादी नहीं करना चाहती, वो खुश नहीं रह सकती हैं आपके साथ, फिर आप इस तरह मजबूर ना करें। आप प्लीज आप हमारी बात समझने की कोशिश करें। ठीक है, मैं इससे बात करता हूँ, अगर ये मेरे से शादी करना नहीं चाहती है तो फिर मैं इसको कुछ आपके साथ बात करूंगा। आप भले पैसे ले ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हमारी बच्ची को छोड़ दें आप। पैसे वैसे मैं नहीं लूंगा, मैं उससे प्यार करता हूँ, पहले भी मैं इसको कहा था, आपको इसने बताया था तो मैं इससे शादी करूंगी, तो वो तो आपने सही है, बोला बच्ची टाइम शादी नहीं दिया था करनी तो कुछ चाहती है टाइम। तो जब आप उसको जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते हो, आप नहीं कह सकते भाई हमारी बच्ची को छोड़ दो। आओ मेहरबानी करें आप प्लीज। नहीं, अभी तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, आपने लेकिन पहले मेरे साथ वायदा किया था तो मैं आप आपके साथ मुआवजे की आप सही कह रहे हो, जब बच्ची शादी नहीं करनी चाह रही है तो फिर मैं कैसे करा सकती हूँ आपको? वो खुश नहीं रह सकती आपके साथ। पहले मैंने इसके बाप के पास ही बंदे भेजे थे, आपने मुझे वायदा किया था तो मैं आपसे शादी करवाऊंगी या किसी और से नहीं, अगर उसके बाप ने नहीं दी तो फिर कोर्ट में मैं आपके साथ करवा दूंगी, आप अपना वायदा तो पूरा करो। फिलहाल आप बच्ची को छोड़े बैठ के कोई माकूल जवाब निकालते इसका। मैं इसके साथ बहुत प्यार करता हूँ। जरूरी नहीं कि प्यार किया जाए तो उससे शादी भी किया जाए। मेरी तो ये जान है, मैं इसको कैसे छोड़ूंगा? आप हमारी बात समझने की कोशिश करें, दूसरा हल निकालें। जरूरी नहीं शादी की जाए, बच्ची को छोड़ दिया जाए। अच्छा, यहाँ पे जरा 1 मिनट रुक जाएं। यहाँ पर जरा रुक जाएं। बात यह है कि एक आपने असूल सीखा था कि जब भी विक्टिम से बात करनी है या मगवी से बात करनी है
तो कोई उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि वो बात तो वो बंदा जो अगवाकार है सुन रहा है। तो अगर आप फर्ज करें ये जो माँ हैं ये चाहती हैं, शादी नहीं करना चाहती, तो इस वक्त आपने उसको ये नहीं कहना, उसको आपने किसी तरह ये कायल करना है कि भाई तुम्हारी, क्योंकि वो नशे की हालत में है, कि भाई तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम किसी तरह हमारे साथ बातचीत पे आओ, उसको आपने उलझाना है, फंसाना है और ट्रैप करना है बेसिकली। अगर आप उससे फोन पे मिन्नत करेंगी कि जी इसको छोड़ दो, और ये तो वो, अगर उसने छोड़ना होता तो वो ये काम करता ही क्यों? वो नशे की हालत में गन पॉइंट पे लेके बैठा लड़की को, तो ये उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है इस तरह की बातचीत। तो आप उससे कहें कि चलो हम अपनी बेटी को भी समझाएंगे, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, तुम्हारी करते हैं शादी। तो अब दोबारा जो है ये अली हसन और जो हमारा मुज़ाकरातकार हैं, ये अब दोबारा आपस में बातचीत शुरू करें, क्योंकि माँ से भी बात हो गई है, तो आपसे भी हो गई है, तो अब आपस में फिर दोबारा इसको जरा करें ना जी शुरू। अली टाइम अली हसन गेन करना साहब, है, टाइम स्टॉलिंग भी करनी है आपने। अली हसन साहब देखें, उनके वालिद और वालदा मेरे पास दोनों मौजूद हैं। हम उनको कायल कर रहे हैं और काफ़ी वो हद तक वो कायल हो चुके हैं। तो काइंडली आप जो है लड़की को छोड़ दें। हमारा वादा है आप जो है अपने पेरेंट्स को ले आए लड़की के वालों के पास। हम इनको कायल कर रहे हैं। आप बाइज्जत तरीके से, आप भी एक बाइज्जत घराने से हो, लड़की वाले भी बाइज्जत घराने से हैं। आप अपने पेरेंट्स को ले आए। हम वादा करते हैं, हम इनको कायल कर रहे हैं, आप कोई इनको नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। आपकी हम बात करा देंगे, आपकी शादी इंशाल्लाह हो जाएगी। ऐसे तो मैं नहीं कर सकता हूँ, या ऐसा कोई बंदा हो बीच में आए तो उसके साथ, ये पुलिस है, आप पुलिस तो वायदा जो उनका सच्चा नहीं होता, वो अपना काम लेके फिर हमें नजदीक आने नहीं देंगे। चले, आपके एतमाद का कोई बंदा आपके सरा आपके मोहल्ले में है तो आप हमें नाम बता दें, हम उनकी मदद ले लेते हैं। आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आपको हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जो है आप काइंडली जो है लड़की को छोड़ दें। आप आ जाएं, आप अपने पेरेंट्स को लेके आएं, हम उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह। आपका जो मसला है वो कुछ देखें, आप भी एक खानदानी घर से ताल्लुक है। अभी आप थोड़ी नशे की हालत में, जाहिर बात है, इस अभी तो निकाह भी तो इस तरह हालत में नहीं हो सकता। नशे की हालत में ना निकाह हो सकता है, ना कोई हम चीज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी ये हो सकता है आप लड़की को रिलीज करें, हम आपको यकीन दिलाते हैं। हम जो है आप अपने पेरेंट्स को लेके इनके पास आए, हम आपका मसला हल कर देंगे। आप भले अपना जो करीबी मोहल्ले का आपके एतमाद वाला बंदा हो, आप हमें बता दें, हम उनसे भी आपकी बात करवा देते हैं। वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं जो है ना अभी नशे में नहीं हूँ। मैं सिर्फ अब इसके लिए आया हूँ, तो मैं इसके साथ बहुत प्यार करता हूँ और इसको मैं लेके जाके अदालत में अपना निकाह करूंगा। ये इन्होंने पहले मेरे साथ 2-3 मरतबा वायदे किए थे, लेकिन उसी बात पे ये नहीं रुके। देखिए, पहले की बात अलग थी, अब सिचुएशन और है। अभी एक हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। आप काइंडली जो है आप लड़की को छोड़ दें। मेरा वादा है, मैं जो है आपको जो है इनसे पेरेंट्स से बात करा के आपका मसला हल करवा रहा हूँ। आप एक मरतबा हम पे एतमाद करके देखें। ठीक है, उसके बाप की मेरे साथ बात कराएं, उसकी अम्मी की बात कराएं, तो उससे मैं पूछूं, अगर वो उनका है मूड तो फिर कुछ न कुछ करेंगे, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। चले चले इनके वालिद से बात करें। इनकी वालदा तो बेचारी कमजोर हैं, वो रोके निडाल हो रही है अपने बच्ची की गम में कि आप कहीं उनको नुकसान ना पहुंचाएं। अली वो हसन, ज्यादा बात अली भी नहीं कर हसन मैं बात सकती। कर रहा हूँ। अली हसन बोलो। बात करें इनके वालिद से। अली हसन, हाँ जी जी। अली हसन देखो, उसकी माँ बेहोश हो गई है रोते रोते, कुछ तो ख्याल करो। तुम भी इज्जतदार घराने के आदमी हो, ऐसे ना करो। नहीं, पहले मैंने आपके बैठते पास हैं, दो बात तीन करते हैं। मैंने इनकार तो नहीं किया था ना, मैंने सोचने का कहा था। बात करते हैं बैठ के। बेटा देखो, बात कर लो मुझसे, ऐसे ना करो, अपनी इज्जत भी बर्बाद ना करो, हमारे साथ भी ना खेलो। अभी अभी जो किसी उसकी को अम्मी है भी उसकी कहोगे ना, कैसे? किसी को भी कहोगे, जमानती बना लेंगे। ये पुलिस वाले भाई बैठे हैं, और जिसका नाम लो, हमारे मुश्तरका दोस्त मौजूद है। पुलिस वालों को आप हटा दें, फिर बीच में कोई ऐसा बंदा आप ले आए, उससे मैं बात करूंगा। वो मेरे साथ वायदा करेंगे तो फिर अगर पुलिस होगी तो मैं इसको कैसे निकलूंगा? ऐसे कि आप मैं निकलूं, आप डाज में मुझे गिरफ्तार करा दें, थाने पे भेजा दें। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा।
कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं बच्ची का बाप हूँ, मैं जमानत देता हूँ। मुझे अपनी बच्ची की जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं चले चाहिए। अलियासन, हम विड्रॉल हो जाते हैं, आप इनके वालिद को जो है ना वो लड़की दे दें, हम विड्रॉल हम चले जाते हैं, आप इनके वालिद को लड़की दे दें। आप चले सुना जाएं, तुमने बीच में कोई अलियासन? बंदा आएगा, पुलिस को आप हटा दें, पुलिस को आप हटा दें, फिर मैं बीच में कोई बंदा आप बुलाएं, उससे हम बात करेंगे, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। ठीक है, हम चले जाते हैं, हम चले जाते हैं। थैंक यू अलियासन, आपने बड़ी कोऑपरेशन की हमारे साथ। आप यकीन करें, हम इंशाल्लाह आपके साथ वो आपका जो है वो भरपूर आपकी मदद करेंगे। हम चले जाते हैं फिलहाल। थैंक यू अलियासन। सर मैं मेरा कंटिन्यू तो कर रोल रहा मेरे था ख्याल में खत्म हो गया फिलहाल। अलियासन हमारी बस बेटी को छोड़ गई। एंड करते हैं। मैंने रिश्ता नहीं देना सर इसको। अलियासन जी जी जी, हमारी बोलें बेटी बोलें। को आप छोड़ो, मैं अपनी बेटी को समझाती हूँ। इनके वालिद तो राजी हो गए। आप दो हमारे को आपने लड़की, हम इज्जत से शादी करनी है तो हम इज्जत से करेंगे। आप सर वायदा आप करें, पहले भी आपने वायदा किया था, आप वायदा करें, आपके कहने पे मैं आप चला जाऊंगा। चलो ठीक है, आप हमारी बच्ची को छोड़ो, हम समझाएंगे उसे, क्योंकि आप कोर्ट मैरिज करोगे इससे बेहतर है हमारे खानदान की भी इज्जत जाएगी। तो हम चाहते कि इज्जत के साथ शादी हो जाए, तो बड़ी मेहरबानी होगी, हमारी बच्ची को छोड़ सारे रस्म रिवाज के साथ शादी हो जाएगी। आप बीच में कोई जिम्मेवार बंदा दो, इतना कैसे होगा? मेरी बेटी है, मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। हाँ आप ना, बोलते बीच में पुलिस आपने को भी बोला था हटाओ, मैं आपको रिश्ता दूंगी, अभी आप जो है ना मुकर गई हैं। तो मुकर नहीं हूँ, बच्ची मैं लड़की वो का नहीं चाचा राजी हूँ। है, राजी मैं बच्ची को राजी करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। बच्ची तो मेरे साथ राजी है, वो कह रही सही है ना, आप के डर की वजह से उसने बोला होगा तो मैं नहीं करती हूँ, वो मेरे साथ राजी है। ये तो सही है, राजी है तो आप हमारी फैमिली में भेजो, आप हम कराएंगे इसके बाद। पापा जो है और मैं करवाऊंगी शादी। चलें ठीक है जी, यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज को रोकते हैं, क्योंकि अली हसन जो है वो इस बात पे कन्विंस हो गया है कि अगर उसको पुलिस को यहाँ से हटा लिया जाए और किसी जिम्मेदार बंदे की गारंटी दी जाए तो वो लड़की को छोड़ने को तैयार है। तो ये मतलब हम समझे कि ये इस सोल्यूशन पर नतीजे पे हम पहुंचे। अब मैं आपसे पूछूंगा कि वन बाय वन आप लोग कमेंट करें और अपना तबसरा करें कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें ठीक की हैं और क्या चीज़ें गलत हुई हैं। तो अब्दुल सत्तार चौहान साहब, पहले आपसे बात शुरू करते हैं, आप अपनी राय दें इसके बारे में। अस्सलाम सर। अब्दुल बेसिकली सत्तार चौहान जो जी। अगवा जी अस्सलाम सर। जी जी। बेसिकली अगवाकार ने तो बहुत अच्छा रोल अदा किया। वालिद साहब ने और जो पुलिस की टीम थी उन्होंने सही मोटिवेट नहीं कर सका दोनों दोनों लोगों ने। लड़की का वालिद उसको एतमाद में लेता कि भाई आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपका मसला हल करता हूँ। आप ये जो तरीका है आपका गलत है, ये जो आपने तरीका अख्तियार किया है ये गलत किया है। आप बैठे हमारे साथ, हम निकाह भी करवाएंगे, इज्जत के साथ आपकी रुखसत भी करवाएंगे। तो वो खुद ब खुद नीचे आ जाता। जब वो कह रहा था कि मुझे कोई और बंदा बीच में दे और मैं हाथ उठाने के लिए तैयार हूँ, फिर किसी को चाचा को मामा को बीच में डालते, भाई आप आ जाओ और जो है ना लड़की इसके हाथ में दो, हम आपकी हर शराइत मानने के लिए तैयार है, फिर भी वो सरेंडर कर देता। ये चीज़ें थी सर। ठीक है, वेरी गुड। आगे एएसआई अब्दुल हकीम, आप कोई कमेंट दें। सर दोस्तों ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। सर अली हसन साहब जो अगवाकार हैं वो बार बार कह रहे थे कि लड़की से मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। अगर लड़की राजी नहीं है तो कोर्ट मैरिज कैसे हो सकती है सर? हाँ सही है, वो तो धमकियां दे रहा है ना, जाहिर है नशे की हालत में है। लड़की नहीं चाहती, लेकिन वो चाह रहा है कि कैसे भी हो जाए। तो इस सिचुएशन में जाहिर है क्या किया जा सकता है और कैसे बेहतर इसको किया जा सकता था, ये बताएं। जी अब्दुल हकीम साहब। सर अगर वो लड़की को राजी कर लेता तो बेहतर हो सकता था।
नहीं, वो लड़की को राजी कर लेता, हमने तो लड़की को छुड़वाने की बात करनी है ना। तो कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है? याज अली जमाली साहब, आप बताएं कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है इसमें, और कहाँ इन्होंने कुछ गलत किया है इसमें? सर वो जो पुलिस की टीम थी, पहले पेरेंट्स को कन्विंस करती कि उसके जो मुतालबात हों तो उसे रिलैक्स करने के लिए हम उनकी डिमांड पूरी करेंगे। इसी हिसाब से वो कन्विंस हो जाता, क्योंकि वो नशे में था, अनकॉन्शियस था, वो जो है इनकी उसमें आ जाता और लड़की से हो जाता। सही है। बेसिकली देखिए जी, हमने पढ़ा था कि डिमांड जो है आपने स्ट्रेट अवे किसी की माननी नहीं है। अब ये एक एक्सप्रेसिव सिचुएशन है, एक्सप्रेसिव इंसिडेंट है जिसमें बंदा नशे में भी है, खतरा, हाई रिस्क फैक्टर है। हमने हाई रिस्क फैक्टर्स देखे कि ये हाई रिस्क फैक्टर भी है। तो इसमें हमने बहुत केयरफुली चलना है उसको। ना तो हमने सीधी सीधी ना करनी है, और ना ही कोई इतनी हामी भर लेनी है कि वो उस पर बिल्कुल पक्का ही हो जाए। हाँ, उसको ट्रैप करने के लिए, उस वक्त काबू करने के लिए हामी भरी जा सकती है, क्योंकि वो उस वक्त जान को खतरा है। ये सही। रोजीना मल्लाह, आप कोई अस्सलाम तबसरा वालेकुम करें सर। इस पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अगवा जो मतलब लड़की को रखा था ना, वो उसको मतलब वो नशे की हालत में था, उसको मतलब जैसे कि, और वो उसके पास पिस्टल वगैरह भी थे, फायरिंग वगैरह भी कर रहा था। मतलब वो के इसके जो माँ बाप और पुलिस थी ना, वो हाँ में हाँ मिलाती हर, मतलब उसकी जो डिमांड थी ना, वो मतलब उसको कहते हैं हाँ हम पूरी करते हैं वो। हम्म। तो सर हाँ, बिल्कुल सही है। मैंने भी यही कहा, मैंने भी इनको यही बताया, आप सही कह रही हैं कि उस वक्त उसकी हाँ में हाँ मिलाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो बड़ा फायरिंग भी कर चुका है, जज्बाती हालत में है। लेकिन उसको ट्रैप करके, ज़ाहिर है उसकी डिमांड ये भी हो सकती है कि अभी यहाँ पे मौलवी बुलाओ और अभी अभी जो है वो निकाह पढ़वाओ। क्योंकि वो भी तो देखे ना जी, बेवकूफ़ तो नहीं है कि बाद में वो, उसको भी पता है कि मुझे पकड़ लेंगे बाद में। लेकिन वो उसकी कोशिश है, अली हसन की कोशिश ये होनी चाहिए इस सिचुएशन में कि भाई अभी बुलाओ मौलवी और अभी सब गवाह बुलाओ और निकाह पढ़ाओ गन पॉइंट पे। वो ये सारा काम, क्योंकि जब एक दफा निकाह पढ़ा जाता है तो हमारी मजहबी बिलीफ्स के मुताबिक फिर जो है वो शादी हो जाती है। तो हालांकि वो शरन होती तो नहीं है, जबरदस्ती से शादी कोई शादी नहीं होती, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर 4 कलमे पढ़ लें तो शादी हो जाती है। तो कम से कम वो ये तो जरूर करना चाहेगा कि अभी अभी बुलाओ यहाँ पर मौलवी को और निकाह कराओ। तो उसमें हमारे पास एक मौका ये भी बन सकता है कि वो मौलवी और वो जो गवाह हैं वो अंडर कवर पुलिस वाले हो सकते हैं, और वो पुलिस वाले भेस बदल के अंदर जा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं उस वक्त कि उस पे काबू पा लें। वैसे अगर उन्हें अगर जाली तौर पे कोई 2 नंबर टाइप निकाह भी पढ़ाना पड़ता है उस वक्त, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि शरीयत के मुताबिक जब तक रजामंदी से निकाह ना किया जाए, निकाह जायज़ नहीं होता। तो ज़ाहिर है अगर इसमें लड़की की रजामंदी नहीं है और वो गन पॉइंट पे निकाह कराना चाह रहा है, तो वो अगर निकाह उस वक्त पढ़ भी दिया जाएगा तो वो जायज़ नहीं होगा। तो बहरहाल अगर उसको काबू करने के लिए उस वक्त वक्ती तौर पे निकाह पढ़ना भी पड़ता है, शायद इस लेवल तक भी जाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले भी उसको काबू करने की, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है वो एक ताजर है। तो लिहाजा ये भी ऑब्जर्वेशंस अपने ज़हन में इस सिचुएशन में रखने की ज़रूरत है। अच्छा जी, और मैं कह रहा था जी, मरियम जब्बार साहबा से राब्ता हुआ है हमारा? मरियम जब्बार, आप कोई तबसरा करेंगी इसके ऊपर? सॉरी सर, आज नेट का बहुत ज्यादा इशू है, बट हमारी जो पुलिस का वर्क था ना, वो थोड़ा सा मतलब उनका जो तरीका कार था ना, वो ठीक नहीं था। बाकी अगवाकारों का रोल बहुत अच्छा था। क्या ठीक नहीं था उसमें, ये बताएं ना जी, क्या चीज ठीक नहीं थी? इनको चाहिए था पहले बात करते वक्त लेते और उनसे पूछते उनकी डिमांड क्या थी, या इस तरीके से पूछते डायरेक्ट इनके वाले से जल्द बात करा दी, इस तरीके से नहीं, पहले खुद बात करते और बोलते कि ठीक है हम खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनके किसी थर्ड पर्सन को वो बीच में डालते और बोलते कि ये जो है ना वो लेती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस तरीके से जो है हम इस शादी कर देते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। और कोई ऑब्जर्वेशन कोई आप में से देना चाहेगा जी?
आज ये मंजूर हाजी साहब जो हमारे साथ हैं, ये अपना माइक ऑन करें और हमें बताएं कि उनका क्या ख्याल है इस सारी एक्सरसाइज के बारे में। हमारे सर पास सर पहले तो इनको जी टाइम जी लेना था, जिस बातों में उनको उलझाना था। जैसे वो नशे की हालत में कुछ वो कम हो, टाइम लगता है तो आदमी कुछ ना कुछ उसमें लग जाए। जैसे बातों में उलझाए रखना, जिसकी वो उसकी नशे की कैफियतें कम हो जाती। यही बात करते हैं कि चलो भाई हम मौलवी भी लाते हैं। थोड़ा टाइम को जो है ना उनको ज्यादा लेना था। चलें जी। देखें, टू सम इट अप, इन्होंने काफ़ी चीज़ें ठीक की, लेकिन बुनियादी तौर पे सबसे पहले तो अपना तारुफ कराना चाहिए था, उसे कूल डाउन काम डाउन करने की कोशिश करनी चाहिए थी। फिर उसकी माशरे में इज्जत और उसके ख़ानदान, ये सब बातें हुई भी, मतलब इस पे ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए था। फिर किसी मजहबी आलम को बीच में ला के उसको को मजहब का हवाला देने की भी कोशिश करनी चाहिए थी। जो जितने भी मुमकिन तरीके हैं, उसके दो यार दोस्त जिनकी वो बात सुनता है, और फिर अगर वो किसी सूरत भी अगर वो मानने को तैयार नहीं होता, तो फिर ज़ाहिर है उसके साथ एक ड्रामा करने की ज़रूरत थी कि चलें ठीक है जी, हम गवाह और काजी को लेकर आ रहे हैं, तो हम आपका निकाह कराते हैं, क्योंकि ये आखिरी रिजॉर्ट है, यानी जब और कोई तरीका का हमारे पास नहीं बचा। या देखें, बाज लोग अपने कौम के बड़े की सुनते हैं। सिंध में तो होता है, जो कौम का सरदार होता है उसकी बड़ी बात सुनी जाती है, उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा सकती थी। तो इस पे आप सोचें, और ये ज़ाहिर है जब आज आप असाइनमेंट कर रहे होंगे तो उस वक़्त भी आप इसको ज़हन में रखिएगा। सना, आप कोई बात करना चाहती हैं, प्लीज़ बात करें। यस सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें स्टार्ट बेहतर नहीं था कि इसमें ये कहा जा रहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो नशे की हालत में था, तो गुस्से में कोई नुकसान पहुंचा सकता था। बाद में अच्छा रोल जी प्ले किया गया, जैसा कि बताया गया कि जब भी मगवी से बात करनी है तो इसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देनी, बातों में उलझाना चाहिए था ताकि काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो नशे की हालत की वजह से। बस इतना ही कहना। सही। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ गुड एक्सरसाइज। हम चंद एक स्लाइड्स जो हैं वो मजीद देख लेते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तरक्की की तरफ गामज़न हैं, यानी प्रोग्रेस हो रही है हमारे साथ साथ आपने इस सारे प्रोसेस को मॉनिटर भी करना है कि क्या आपके मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे हैं या नाकामी की तरफ जा रहे हैं। तो तरक्की के जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स ऑफ प्रोग्रेस। नेक्स्ट स्लाइड जी। धमकी अमेज पुरतशद्दद ज़ुबान से गैर धमकी अमेज और गैर पुरतशद्दद ज़ुबान की जानिब मुंतकिल करने, यानी अगर उसकी जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी उसका लहजा और उसकी ज़ुबान पहले शुरू में धमकी अमेज थी और पुरतशद्दद थी, और अब वो जो है नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा है, निशानी है कि हमारे मुज़ाकरात सही समत में बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर मुतलका फ़र्द, सब्जेक्ट हमारा, अपनी ज़ाती कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर आपसे अगर कर रहा है, तो ये भी इस चीज़ का इंडिकेटर है कि आपकी उससे रैपो डेवलप हो रही है और आपके मुज़ाकरात सही नहज पे चल रहे हैं। इसी तरह वो जज्बाती कंटेंट, यानी जज्बाती बातें करने की बजाय अब आपसे अकली बातें, अकल की बात करना शुरू हो गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशारा है कि आपके मुज़ाकरात ठीक ठीक चल रहे हैं। और अगर अपने जो उस इशू जिस इशू में आप फंसे हुए हैं, उस इशू के अलावा गैर मुतल्लक मौज़ूआत पर भी अगर वो गुफ्तगू करना चाहता है किसी और मामले में, तो ये भी इस बात की निशानी है कि वो आपसे बात करना चाह रहा है, गुफ्तगू करना चाह रहा है, और आपके मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कम्युनिकेशन के दौरान उसकी आवाज़, पहले बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था, अब उसकी आवाज़ की टोन जो है वो नीची हो गई है, ये एक अच्छा साइन है। तकरीर, पहले वो बहुत तेज तेज बात कर रहा था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा है, तो ये यानी है कि वो जज्बात से अकल की तरफ वापस आ रहा है। इसी तरह मुज़ाकरात कार अगर तवील गुफ्तगू यानी लंबी बात कर रहा है आपके साथ, तो ये भी एक अच्छा साइन है, क्योंकि अगर मुज़ाकरा ठीक ना जा रहे हो तो फिर अगला बंदा मुख्तसर बात करता है। अगर मुज़ाकरा ठीक चल रहे हों तो फिर वो एक लंबी गुफ्तगू होती है। इसमें जो आज एक्सरसाइज हुई, इसमें एक चीज़ ये भी थोड़ी सी मिसिंग थी
कि आपने उसके साथ एक पर्सनल रेपो बनाने की कोशिश नहीं की। उसके साथ इज़हार हमदर्दी करना है, फिर उसके जहाँ के आप उसके जज़्बात को समझते हैं और फिर उससे और मज़ीद बात करनी है, गुफ्तगू कि तुम कब मिले, इससे कैसे हुआ, कि आप पूरी कहानी सुने उससे। ताकि आप पूरी तरह उसके, और वो जब पूरी अपनी बात पूरी तरह सुना लेगा, तो उसका गुस्सा भी कम हो जाएगा। तो तवील गुफ्तगू करना जो है, ये भी इस बात की निशानी है कि मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। और अगर वो आपसे यानी नेगोशिएटर से ख़ास तौर पे बात करने में इंटरेस्टेड है, आपसे बात करना चाहता है, ज़्यादा विलिंग है कि वो आपसे बात करे, तो ये भी एक अच्छा साइन है। नेक्स्ट स्लाइड। पुरतशद्दुद रवैये में कमी आना, अगर यगमाल और मुतासरीन की रिहाई, ये भी, इस तमाम अच्छे इशारिये हैं कि आपके मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। किसी वाक़ये के बगैर डेडलाइन के गुज़र जाना, उसने डेडलाइन दी हुई है कि 2 बजे तक ये काम ना हुआ तो मैं ये कर दूँगा, 2 बज गए और उसने नहीं किया, तो ये एक अच्छा साइन है कि वो बंदा शायद रिकंसिडर कर रहा है अपनी सारी बातचीत को। मुज़ाकरातकार और मुतल्लिका फ़र्द के दरमियान एक अच्छी कम्युनिकेशन और रैपो डेवलप होना, ये एक अच्छा साइन है। मुज़ाकरातकार की तजवीज़ पर अमल करने की ख़्वाहिश में इज़ाफ़ा, यानी जो हमारा अगवाकार है या सब्जेक्ट है, वो आपकी बात मानने के लिए विलिंगनेस, आमादगी शो करे कि आप जो प्रपोज़ल दे रहे हैं, वो अगर उसकी तरफ पॉज़िटिवली आमादगी शो करता है, तो ज़ाहिर है ये एक ऑब्वियस साइन है। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक डायग्राम देख लें, इस पे हम तफसील में हम इस पे कल बात करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे जो बात समझने की है कि क्राइसिस मैनेजमेंट की जो है, ये एक मुसल्लस है, एक ट्रायंगल है, जिसमें 3 उसके कंपोनेंट्स हैं। ये जब भी कोई क्राइसिस मैनेज किया जाता है, तो उसमें ये आपका स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे ऊपर ऑन सीन कमांडर होता है, जो कमांड कर रहा है, और उसके साथ एक उसकी टैक्टिकल टीम होती है, जिसने बैरिकेड करना है, आइसोलेट करना है, कंटेन करना है, और फिर ऑपरेट करना है। अगर एंट्री करने की ज़रूरत पेश आ जाए, तो उसने ऑपरेशन भी कंडक्ट करना है। तो ये सारी उसकी टैक्टिकल टीम है। और एक टीम उसके साथ मुज़ाकरात कार की टीम होती है। मुज़ाकरात कार, छोटे इंसिडेंट्स में तो एक मुज़ाकरात कार भी काफ़ी होता है, लेकिन बड़े इंसिडेंट्स में, हाई प्रोफाइल इंसिडेंट्स में एक पूरी टीम मुज़ाकरात कारों की होनी चाहिए, जिसके बारे में हम जो है अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। लेकिन ये ऑन सीन कमांडर जो है, कमांडर अपने साथ अपनी टीम में जितने भी लोगों को शामिल करना चाहे वो कर सकता है। ज़ाहिर है उसका कोई डिप्टी कमांडर भी होगा, फिर उसके अलावा उसके साथ लॉजिस्टिक्स के लोग होंगे, आईटी के लोग होंगे, जिन जिन लोगों को भी बेसिकली वो कमांड पोस्ट इस्टेब्लिश करता है अपनी मौके के ऊपर। कमांडर जाके और उसमें अपने साथ जिन जिन लोगों की उसको ज़रूरत होती है, उनको वो अपने साथ रखता है। तो एक कमांडर की अपनी टीम होती है, जिसका काम हिकमत अमली बनाना भी होता है, स्ट्रैटेजी बनाना, ये भी कमांडर का काम है। और ये उसके नीचे 2 टीमें मेनली काम कर रही होती हैं, एक टैक्टिकल टीम होती है और एक नेगोशिएशन टीम होती है। ये स्ट्रक्चर और पिरामिड समझ लें, और इसके बारे में डिटेल में हम मज़ीद बात करेंगे। एक इस प्रेजेंटेशन के बिल्कुल एंड में कुछ केस स्टडीज हैं, उनके बारे में आबिद साहब आपको जो है वो थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। वो केस स्टडीज आप पढ़ लीजिएगा वीकेंड पे, सैटरडे संडे दौरान उन केस स्टडीज को, तो क्योंकि हम अगले सेशन में इन केस स्टडीज के बारे में भी बात करेंगे। चलिए ऐसा करें, उसको अभी आप फिलहाल रहने दें, इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप वो केस स्टडीज तो चलें हम नेक्स्ट सेशन में भी आपको बता देंगे। आप ड्यूरिंग द वीकेंड आप करें कि एक एक केस स्टडी कोई पढ़े क्राइसिस की, और फिर नेक्स्ट सेशन में जब हम इकट्ठे होंगे, तो आप उन केस स्टडीज के बारे में आप हमें बताएंगे कि आपने क्या मुशाहिदा किया, क्या वो किडनैपिंग फॉर रैंसम की भी हो सकती है, वो किसी धरने की भी हो सकती है, वो किसी, लेकिन वो रियल लाइफ सिचुएशन की होनी चाहिए। वो किसी इक़दाम खुदकुशी की भी हो सकती है, कोई हॉस्टेज सिचुएशन हो सकती है।
लेकिन हर कोई आप में से एक एक केस स्टडी जो है वो जरूर पढ़ के आए, और उसके बारे में अगली सेशन में हम बातचीत करेंगे। हम 2-4 स्लाइडें और आगे की भी देख लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा हमारा कवर हो जाए। यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा जी। मैं बेशक नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। अच्छा सर, जो केस स्टडी की आप बात कर रहे हैं, अगर केस स्टडी का मैं आपको सर से ऐसा जस्ट दी टाइटल बताऊं तो इट वाज द इवेंट ऑफ सियालकोट जेल 2003 में जो हुआ था, सियालकोट क्राइसिस इंसिडेंट जो हुआ था, हॉस्टेज सिचुएशन जिसमें हुई थी। इफ वी आस्क दीस जी पार्टिसिपेंट्स जी। दीस ऑफ टू रीड अबाउट दैट, वो अगर सिर्फ वही पढ़कर आ जाएं ओवर द वीकेंड एंड देन मंडे को आप लोग उसको डिस्कस करें, तो दैट टू वुड बी बेटर आई गेस। हाँ, ये भी ठीक है कि चलें, तो जो आप लोगों में से सियालकोट जेल की केस स्टडी पढ़ लें वो लाजमन, बल्कि आप सब लोग पढ़ लें। 2000 ये कौन से सन क्या है जी, ईयर कौन सा है इसका? जी 2003। 2003 का। तो ये इनसे शेयर कर लीजिएगा और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्लाइड्स 2-3 हम देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम हमारे पास है। उसमें जो निगोशिएटर्स डोंट कमांड एंड कमांडर्स डोंट नेगोशिएट, ये वाली जो स्लाइड है, मुज़ाकरातकार हुक्म नहीं देते और कमांडर्स गुफ्तो शनीद नहीं करते। तो जैसे आपको अभी पिरामिड हमने वो दिखाया टीम का, कि पहले ऊपर कमांडर होता है, उसके साथ टैक्टिकल टीम होती है और नेगोशिएशन टीम होती है। तो हर बंदे ने अपना अपना काम करना है। तो इसलिए मुज़ाकरातकार जो हैं वो डिसीजंस नहीं लेते, फैसले नहीं करते और हुक्म नहीं देते, और कमांडर्स कभी डायरेक्ट गुफ्तो शनीद में इन्वॉल्व नहीं, मुज़ाकरात में इन्वॉल्व नहीं होते। ये इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि कमांडर्स जो हैं उनको कभी भी डायरेक्टली, जो सिचुएशन को कमांड कर रहा है उसे डायरेक्ट मुज़ाकरात में एंगेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो डायरेक्टली मुज़ाकरात में एंगेज हो जाएगा तो वो सारा कुशन और वो सारा कवर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और क्योंकि वो तो फैसला करने वाला है, फैसले का इख्तियार उसके हाथ में है। तो लिहाजा वो कम से कम वो सब्जेक्ट से ये भी नहीं कह सकता कि जी मैं किसी से पूछ के बताता हूँ, या फिर वो तो खुद कमांडर है। और अगर वो अपने आप को नेगोशिएशन के अमल में मसरूफ कर देगा तो जो बाकी चीजें हैं उसने सुपरवाइज करनी है, उसमें इंटेलिजेंस कलेक्शन है, उसमें लॉजिस्टिक्स है, उसमें टेक्निकल टीम है, उसमें और बैकअप्स है, सारा उसका स्टोरी बोर्ड जो है उसको मेंटेन करना है, असेसमेंट करनी है सिचुएशन की। तो इन सब चीजों को जो कमांडर ने देखनी है, तो वो अगर मुज़ाकरात खुद करने लग पड़ेगा तो वो काम कौन करेगा? तो हर एक ने अपना अपना काम करना है इसमें। तो लिहाजा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मुज़ाकरातकार को कभी खुद से फैसला नहीं करना चाहिए, और जो कमांडर है उसको कभी भी मुज़ाकरात में एंगेज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। कि अगर बॉस जो है यानी कमांडर वो अगर मुज़ाकरात करने शुरू कर देगा तो फिर पूरी सूरत हाल पर उसकी गिरफ्त लूज हो जाएगी। जैसे मैंने बात किया कि उसने तो और बहुत सारी चीज़ों को देखना है, ऑब्जेक्टिविटी उसकी लूज हो जाएगी कि उसका एक पर्पस है, एक मकसद है, क्योंकि वो तो एंगेज हो जाएगा, डिट्रैक्ट हो जाएगा उस काम में जो उसका काम नहीं है। इसके अलावा लॉस ऑफ पोटेंशियल स्टॉलिंग टैक्टिक्स, यानी कमांडर जो है अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो वो टाइम कैसे गेन करेगा। मुज़ाकरात तो ये कह सकते हैं कि जी मैं अपने कमांडर से पूछ के बताता हूँ, उसमें वो घंटा 2 घंटे टाइम बाय कर सकता है कम से कम। लेकिन जब कमांडर खुद एंगेज होगा तो वो तो फिर उसको नहीं कह सकता कि जी मैं किसी को कहेगा तुम अभी के अभी फैसला करो, क्योंकि उसके पास हतमी इख्तियार होता है। तो ताल्लुक का तसलसल मतलब बॉस ने अगर कहीं फर्ज करें अपनी अपीयरेंस देनी भी है या कोई थोड़ी देर के लिए बात करनी भी है, तो मतलब उस सिचुएशन में उसको मुसलसल नहीं रहना चाहिए, सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो कर ले और उसके बाद वो सिचुएशन उस मुज़ाकरात की सिचुएशन से निकल जाए। और उसको एक इंतहाई असर्टिव शख्सियत होना चाहिए जो ऑन सीन कमांडर है, कि जो उस अपने हुक्म की तामील कराना उसको आना चाहिए, और अपने स्टांस पे उसको साबित कदम रहना चाहिए। और स्ट्रीट स्मार्ट और स्ट्रीट एक्सपीरियंस भी उसका ज़रूरी है, कि जिस कमांड अमूमन ऐसे शख्स को देनी चाहिए जिसका ऐसे वाकयात को हैंडल करने का रियल टाइम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, यानी खुद उसने ये कई दफ़ा ये काम किया हो, तो ही वो कमांड कर सकता है इस सारी सिचुएशन को। तो चलें जी, आज हम यहाँ पर अपना लेसन ख़त्म करते हैं। और अगर अभी तक अगर आपका कोई सवाल है या किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं जी।
तो आई होप कि सब कुछ क्लियर है। इंशाल्लाह आप केस स्टडीज पढ़ के आए, खास तौर पे ये जो सियालकोट जेल वाली है। अगर इसके अलावा भी कोई केस स्टडी पढ़ आए तो कोई हर्ज नहीं है। रानी खान आपको बात करना चाहती हैं, प्लीज करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये बात करना चाह रही थी, जो अभी हम लोग केस स्टडी पे काम कर रहे थे, इसके अंदर 2 उनके साथी भी मौजूद थे। तो जब हम नेगोशिएशन करते हैं तो क्या हम उनके साथियों से भी कर सकते हैं? देखिए, कर तो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो आपको करने देगा या नहीं। हो सकता है वो खुद ही निगोशिएशन करना चाह रहा हो। लेकिन अगर वो खुद इजाजत दे देता है किसी और को निगोशिएट करने की, तो वो भी ठीक है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आएगा कि वो उसके पास भी एक कुशन आ जाएगा। आप डायरेक्ट, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि आपके बॉस को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ताकि एक कुशन मौजूद रहे, इसी तरह अगर वो भी अपना आगे नुमाइंदा मुकर्रर कर देगा तो फिर उसकी भी बार्गेनिंग जो है एबिलिटी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सो आमतौर पे कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोशिश यही करनी ठीक है चाहिए सर। डायरेक्ट आप उस बंदे से राब्ता करें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह हम मंडे को मिलेंगे। केस स्टडीज पढ़ के आइएगा, सियालकोट जेल वाली भी, और भी अगर कोई आपको दिलचस्प केस स्टडी लगे जिसमें आप समझते हैं कि हमारे काम आ सकती है, तो वो आप पढ़ के आइएगा और हम फिर डिस्कस करेंगे मंडे को। मैं आबिद साहब के जो साथी हैं, आपका नाम क्या है? सॉरी। फुरकान हमीद it is। जी, फुरकान साहब को हैंड ओवर कर रहा हूँ ताकि वो रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज करा दें आपको। और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह को मुलाकात होगी ऑनलाइन। अल्लाह हाफिज़। Thank you so very much। अल्लाह हाफिज़, take care। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। Okay, so assalamu alaikum and फुरकान हमीद है। अर्ज ये है कि आप लोगों की अब वीकेंड है, राइट? सैटरडे एंड संडे इट्स अ वीकेंड। ट्रेनिंग आप लोगों की उस दिन पे नहीं हो रही है। आप लोगों से अर्ज किया गया है कि एक क्राइसिस नेगोशिएशन वाला जो वाकया है जो सियालकोट जेल का था, स्टडी दैट, उसको एक दफ़ा पढ़ लें, उसको गो थ्रू करें। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या मिसहैप्स हुए हैं, उनकी क्या टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से वो वाकया बहुत बुरी तरह से नाकाम हुआ। उसके अंदर जो टेक्निक है, जो तकनीकी सिचुएशन जो थी, वो टेक्निकली उनको जिस तरह से सिचुएशन को लेकर चलना चाहिए था द ऑफिसर्स को, तो वो वैसे लेकर नहीं चले। तो अगर आप उस जगह होते एज अ नेगोशिएटर या एज अ कमांडिंग ऑफिसर, तो आप लोगों के क्या तरीके कार होते हैं, आप लोग किस तरह से सिचुएशन को आगे लेकर चलते हैं। तो इसी तरह की अगर आप लोगों के ध्यान में और भी सिचुएशन हैं तो आप लोग उनको भी स्टडी करें। इसी के साथ साथ एक राजनपुर वाला वाकया भी है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने स्टडी किया होगा राजनपुर का वाकया, जिसके अंदर छोटू गैंग से रिलेटेड जो वाकया है, तो आप लोग उसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये 2 वाकयात की तो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी। आप इन वाकयात को स्टडी करके ओवर द वीकेंड आप उनको स्टडी करें, एंड देन आप मंडे को इसके ऊपर डिस्कशन जनरेट कर सकते हैं हम लोग। बाकी इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। आप लोग बेशक, आप लोगों को इजाजत है, आप लोग जा सकते हैं। सेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, जो कि आप लोगों का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नाम है ऑनलाइन ट्रेनिंग क्राइसिस नेगोशिएशन 3 आई गेस, राइट? तो आप लोग क्राइसिस नेगोशिएशन टैक्टिकल CNT3, तो जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग उस पर बातचीत कर सकते हैं। उसके ऊपर आप लोग आबिद से जो भी सवाल है आप लोगों के, वो आप मिस्टर आबिद से पूछ सकते हैं, एंड देन ही विल बी देयर टू रिस्पॉन्ड टू दोस क्वेश्चंस। दैट्स व्हाई आप लोग अभी बेशक जा सकते हैं, आप लोगों को इजाज़त है। हम यहाँ पे अपने सेशन को रैप करते हैं, सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।